वाराणसी में सनसनी। एक 20 साल की अमीरजादी को हुआ 80 साल के गरीब बूढ़े से प्यार। पूरे खानदान में तब हड़कंप मच गया जब सच्चाई सामने आई। पतझड़ की एक ढलती शाम, वाराणसी के आसमान से रिमझिम बारिश हो रही थी। प्राचीन मंदिरों और घाटों के बीच गंगा नदी ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने इस पुरानी धरती पर चांदी का धागा बिछा दिया हो। सुनसान घाट पर कुछ ही छोटी नावें बंधी थीं। शांत पानी में नावों की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। एक बूढ़ा आदमी, जिसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और जिसने एक फीके भूरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था, चुपचाप अपने घिसे हुए हाथों से चप्पू साफ कर रहा था। वो शंकर था, 80 घाट पर बचा हुआ सबसे बूढ़ा मल्लाह, लगभग 80 साल का, जो घाट के किनारे बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था। उस दिन शंकर बाबा ने उस लड़की को पहली बार देखा था। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी थी, बिना छाते के बारिश में भीग रही थी। उसका गोरा चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उसकी आंखें गंगा के उस पार के नजारे को देख रही थीं। मोतियों के रंग का रेशमी सूट उसके दुबले पतले शरीर पर लिपटा हुआ था और उसके लंबे बाल हवा और बारिश से उलझे हुए थे। वो न तो किसी पर्यटक जैसी लग रही थी और न ही स्थानीय। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग कर रहा था, लेकिन वो बहुत आकर्षक भी थी। शंकर बाबा ने धीरे से अपनी नाव किनारे लगाई, सिर उठाकर उसे देखा और अपनी गहरी गर्म आवाज में कहा, बेटी, इतनी बारिश में खड़ी हो, बीमार पड़ने का डर नहीं है क्या? लड़की मुड़ी। उसकी आंखों में बारिश की बूंदें और आंसू एक साथ चमक रहे थे। उसकी आवाज हवा की सरसराहट जैसी धीमी थी। मैं बस थोड़ी देर बैठना चाहती हूं। क्या मुझे थोड़ी शांति मिल सकती है बाबा? शंकर बाबा ने और कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से सिर हिला दिया। वो उन लोगों से परिचित थे जो वाराणसी घूमने नहीं, बल्कि बाहर के शोर शराबे वाली दुनिया से कुछ पल की शांति पाने आते थे। नाव धीरे धीरे पानी पर सरकने लगी। उस लड़की को, जिसका नाम मीरा था, 20 साल की, उस रहस्यमयी माहौल में ले गई जहां केवल चप्पू की धीमी आवाज और दिल की अनकही बातें थीं। मीरा वाराणसी के सबसे अमीर सिंह परिवार की इकलौती बेटी, सोने के पालने में पैदा हुई थी, लेकिन अकेलेपन में पली बढ़ी थी। उसकी मां एक सफल, ठंडी और सख्त महिला थी। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी, जिससे एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया था जिसे कोई नहीं भर सका। इतने सालों से वो एक खूबसूरत सोने के पिंजरे में रह रही थी जहां सब कुछ था सिवाय आजादी के, और इसीलिए वो अक्सर वाराणसी जैसी शांत जगहों पर आती थीं, ताकि एक गहरी सांस लेकर ये महसूस कर सके कि वो अभी भी जिंदा है। और उसे क्या पता था कि उस दिन नाव पर बैठना और उस बूढ़े मल्लाह से मिलना एक तूफानी प्रेम कहानी की शुरुआत होगी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे सिंह खानदान में उथल-पुथल मचा दी। एक ऐसा रिश्ता जो सभी सीमाओं, सामाजिक पूर्वाग्रहों और उम्र के फासले को पार कर गया और अंत में सभी संबंधित लोगों के दिलों पर गहरे घाव छोड़ गया। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ सामने आता, इससे पहले कि कानाफूसी शुरू होती, सब कुछ उस नदी की तरह शांत था जैसे मीरा ने पहली नजर में शंकर बाबा को देखा था, और उसी नजर ने 2 पीढ़ियों के 2 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस पहली मुलाकात के बाद मीरा नियमित रूप से 80 घाट पर आने लगी, जैसे कि वो जगह उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास कराती हो। हर शाम वो शंकर बाबा की पुरानी लकड़ी की नाव में आगे की ओर उसी जगह बैठती जहां से वो अपने हाथ पानी में डाल सकती थी और चप्पू की आवाज को साफ सुन सकती थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर बाबा भी उस युवा लड़की में कुछ महसूस कर रहे थे। ये किसी शहरी लड़की की क्षणिक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई आत्मा की तलाश थी। ठीक वैसे ही जैसे वो खुद सालों पहले अपनी पत्नी को बाढ़ में खोने के बाद महसूस करते थे, जब वो भी घंटों बारिश में भीगते हुए रोते थे, ये जाने बिना कि वो किस लिए रो रहे हैं। एक दिन जब बारिश नहीं हो रही थी और पानी शीशे की तरह साफ था, शंकर बाबा ने धीरे से पूछा, बेटी,
तुम्हारा नाम क्या है? मीरा, जो अपनी छोटी सी डायरी के पन्ने पलट रही थी, एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, मेरा नाम मीरा है, मैं यहीं पास में रहती हूं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं। शंकर बाबा मुस्कुराए। ये भी अच्छा है। जब लोग तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा जानने लगते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। वो हंस पड़ी। पहली बार शंकर बाबा ने उसकी हंसी सुनी, जो बारिश के दिन में बजने वाली विंड चाइम की तरह साफ और उदास थी। आपका नाम क्या है? बाबा, मैं शंकर हूं, लोग मुझे शंकर बाबा कहते हैं। तो मैं भी आपको शंकर बाबा कहूंगी, ये सुनने में ज्यादा अपनापन लगता है। उस दिन से वो उन्हें शंकर बाबा कहने लगी और वो हमेशा उसके लिए नाव में सबसे अच्छी जगह रखते थे। कभी वो उसके लिए अपने घर के पीछे लगे पेड़ से तोड़ा हुआ मीठा अमरूद लाते, कभी वो उनके लिए कुछ पुरानी किताबें लाती जिनमें प्रेमचंद की गोदान, टैगोर की गीतांजलि और महादेवी वर्मा की कविताएं होती। वही किताबें जो वो कभी अपने छात्रों को पढ़ाया करते थे। अजीब बात थी, लगभग 60 साल के अंतर के बावजूद वे एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह बात करते थे। मीरा को साहित्य पसंद था और शंकर बाबा अपनी जवानी में हिंदी के शिक्षक थे। वो उन्हें अपने परिवार, अपनी माँ, अनकहे दबाओं और उस विशाल हवेली में होने वाले खाने के बारे में बताती जहां हंसी की कोई आवाज नहीं थी, और वो उसे अपने मुश्किल दिनों, अपनी पत्नी के साथ अपने प्यार और कैसे वे भूखे पेट एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते थे, और उन रातों के बारे में बताते जब वो गांव के बच्चों के लिए पाठ तैयार करते हुए जागते रहते थे। जितना ज्यादा मीरा सुनती उतना ही वो खुद को उनके करीब पाती। उसने महसूस किया कि उनकी दुनिया उस समाज की तरह शोरगुल वाली नहीं थी जिसमें वो रहती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। किसी ने उससे कभी नहीं पूछा था कि वो सबसे ज्यादा खुश कब महसूस करती है, लेकिन शंकर बाबा ने पूछा था। किसी ने उसकी कहानी 5 मिनट से ज्यादा नहीं सुनी थी, लेकिन शंकर बाबा बिना टोके घंटों सुन सकते थे। एक दिन शंकर बाबा ने धीरे से पूछा, मीरा बेटी, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे जब वे तुम्हें मुझ जैसे बूढ़े के साथ घाट पर बात करते हुए देखेंगे? मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें शाम की रोशनी में चमक रही थीं। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। मुझे बस इतना पता है कि जब मैं आपके साथ होती हूं तो मैं खुद होती हूं। इस बात ने शंकर बाबा को चौंका दिया। एक पल के लिए उन्हें उस लड़की की आंखों में अपनी दिवंगत पत्नी की छवि दिखाई दी, लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और दूर गंगा की लहरों को देखने लगे। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया है, और मेरे पास बस इन चप्पुओं के साथ कुछ साल बचे हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके पास बैठी रही। उसके दिल में एक ऐसी भावना उमड़ रही थी जो कोमल भी थी और जिसे नाम देना मुश्किल था। उसे नहीं पता था कि उसे उनसे प्यार कब होने लगा। बस इतना पता था कि जिस शाम वो नाव पर नहीं आ पाती, उसका दिल अजीब तरह से बेचैन हो जाता था, और फिर वो बेचैनी दिन ब दिन एक बड़ी भावना में बदल गई। एक ऐसी चीज जिसे वो जानती थी कि समाज आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। उस बातचीत के बाद मीरा की एक नई आदत बन गई। हर शाम जब सूरज ढल जाता, वो अपनी हवेली से भागकर घाट पर आ जाती। उसे किसी कारण की जरूरत नहीं थी और ना ही किसी को बताने की, खासकर अपनी मां वसुधा जी के लिए। ये एक वर्जित बात थी, लेकिन मीरा को अब परवाह नहीं थी। वो झूठी पार्टियों, विदेश कब जा रही हो, शादी कब करोगी जैसे सवालों और अमीर समाज के लोगों की ताक झांक से थक चुकी थी। केवल शंकर बाबा के साथ ही वो खुद हो सकती थी। वो अमीरजादी मीरा सिंह नहीं, बल्कि एक 20 साल की लड़की थी जो जिंदगी को सुनना सीख रही थी। उस शाम जब धूप हल्की हो गई, मीरा शंकर बाबा के लिए खीर का एक डिब्बा और एक पुरानी तस्वीर लेकर आई जो उसे अपने पिता के सूटकेस में मिली थी, जो 15 साल पहले गुजर चुके थे। उसने तस्वीर उनके सामने रखी। शंकर बाबा, क्या आप इन्हें जानते हैं? शंकर बाबा ने ध्यान से देखा। उनकी आंखें जैसे किसी पुरानी याद में खो गईं। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिसमें एक आदमी सफेद शर्ट पहने एक पुराने स्कूल के गेट के सामने खड़ा था और नीचे लिखा था, शिक्षक शंकर, अंतिम शिक्षण वर्ष 1987।
उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ये मैं ही हूं। जब मैं पढ़ाता था, मीरा हैरान रह गई। तो आप काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरे पापा के स्कूल में? हाँ, मैं हिंदी का शिक्षक था। क्या तुम्हारे पिता मेरे छात्र थे? मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पापा ने एक शंकर नाम के शिक्षक के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हीं की वजह से उन्हें साहित्य से प्यार हुआ और वो पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें नानाजी का कारोबार संभालना पड़ा। उनका सपना अधूरा रह गया। शंकर बाबा चुप हो गए। इतने सालों बाद उन्होंने अपने अतीत के बारे में कुछ सुना था। वो समय जब वो शंकर मास्टर जी थे, जिन्हें छात्र सम्मान से बुलाते थे। एक ऐसा समय जिसे वो सोचते थे कि अपनी पत्नी को खोने और स्कूल में एक वित्तीय घोटाले में झूठा फंसाए जाने के बाद हमेशा के लिए दफन हो गया था, जिसके कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सिवाय उनकी पत्नी के, जो उन पर पूरा विश्वास करती थी। लेकिन वो भी जल्दी चली गईं और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वाराणसी में छिपकर रहने लगे। नाव चलाकर दिन गुजारते थे। जब मैं 5 साल की थी तब पापा गुजर गए। मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे याद है, हर रात पापा मुझे पुरानी कविताएं और छोटी कहानियां पढ़कर सुनाते थे जो उन्होंने लिखी थीं। पापा कहते थे कि बेटी को सुंदरता को महसूस करना आना चाहिए। सुंदरता कपड़ों या मेकअप से नहीं, बल्कि आत्मा से आती है। शंकर बाबा ने पहली बार धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उनका हाथ झुर्रियों वाला, धूप और हवा से सांवला था, लेकिन अजीब तरह से गर्म था। मीरा ने अपना हाथ नहीं हटाया, बस चुपचाप उन्हें देखती रही। उनकी आंखें समय के साथ धुंधली हो गईं थीं, लेकिन उनमें अभी भी समझ और करुणा की चमक थी। दोनों काफी देर तक चुप रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों समझ गए कि उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक बूढ़े और एक जवान, एक मल्लाह और एक यात्री का नहीं रह गया था। यह किसी भी साधारण भावना से ज्यादा गहरा, नरम और सुलगता हुआ था। बस उन्होंने अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया था। उस रात जब वो हवेली लौटी तो उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया। वसुधा जी लिविंग रूम में इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें तेज थीं। तुम इतनी देर तक कहां थीं? मीरा ने शांति से कहा। मैं घाट पर बैठी थी, न किसी बार में न किसी क्लब में, बस एक भले बूढ़े आदमी की कहानियां सुनने गई थी। वसुधा जी ने गुस्से से कहा, कौन बूढ़ा आदमी? मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो इस घर में कोई विश्वास नहीं करेगा कि वो एक अमीर घर की बेटी हर दिन एक गरीब बूढ़े से बात करने जाती है। लेकिन उसे अब परवाह भी नहीं थी। वो समझने लगी थी कि शांति क्या होती है। वो शंकर बाबा को अब अपनी आंखों में एक बूढ़े आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगी थी जो उसके दिल को धड़का देता था। अगले कुछ दिनों तक मीरा 2 अलग अलग दुनिया में जीती रही। दिन में वो एक अमीर उद्योगपति की बेटी होती जो अपनी माँ और घर आए मेहमानों को खुश करने के लिए अपने हर शब्द और हाव भाव में सलीका रखती। रात में वो एक असली 20 साल की लड़की बन जाती जो चुपके से हवेली के पिछले गेट से निकलकर पथरीले रास्ते से होते हुए 80 घाट तक जाती, जहां एक दयालु आंखों वाला बूढ़ा आदमी बिना किसी वादे के उसका इंतजार करता था। उस दिन शाम हो रही थी। मीरा रोज से थोड़ी देर से आई। शंकर बाबा अपनी नाव को ढकने वाली तिरपाल को सिल रहे थे कि तभी उन्होंने जानी पहचानी चप्पल की आवाज सुनी। उन्होंने सिर उठाया और देखा कि वो छोटी लड़की नाव पर चढ़ रही है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। माफ करना बाबा, आज माँ ने मुझे पारिवारिक बैठक के लिए रोक लिया। बहुत तनाव था, मैं बस यहाँ आकर अपना मन हल्का करना चाहती थी। शंकर बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए, उसके बैठने की जगह को अपने हाथ से साफ किया और फिर चुपचाप नाव को नदी के बीच में ले गए। उस दिन पानी अजीब तरह से शांत था, जिसमें बादल और पहाड़ियों की श्रृंखला साफ दिखाई दे रही थी। हल्की हवा चल रही थी, जिसमें भीगी घास की मीठी खुशबू थी। शंकर बाबा, मीरा ने अचानक कहा। उसकी आवाज थोड़ी हिचकिचा रही थी।
मैंने सोचा था कि मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मुझे सच्ची शांति दे सके, लेकिन अब मुझे डर है कि एक दिन मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। शंकर बाबा के हाथ में चप्पू एक पल के लिए रुक गया। ऐसा मत कहो। बेटी, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। तुम्हारे सामने पूरी जवानी और भविष्य है। मुझ जैसे बूढ़े को अपनी जिंदगी में उथल पुथल मत करने दो। लेकिन अगर मैं ये उथल पुथल चाहती हूं तो? मीरा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें गंभीर थीं। कुछ चीजें हैं जो अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे पूरी जिंदगी पछतावा होगा। शंकर बाबा ने उस लड़की की ओर देखा। हवा उसके लंबे बालों से खेल रही थी। शाम की धूप उसकी गोरी त्वचा को सुनहरा बना रही थी। उस पल में उन्हें लगा जैसे वो अपने अतीत को देख रहे हैं, जहां वो और उनकी पत्नी, जो कभी एक युवा लड़की थी, इसी नदी पर नाव चलाते थे, हंसते थे, रोते थे और एक साधारण जीवन का सपना देखते थे। तुम बहुत रोमांटिक हो मीरा, उन्होंने धीरे से कहा। जिंदगी उपन्यासों जैसी नहीं होती। तुम जैसी लड़की को मुझ जैसे आदमी के साथ नहीं उलझना चाहिए। मीरा ने जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें चप्पू के हर हरकत को देख रही थीं और उसका दिल बेचैन था। शाम के अंत में वो खड़ी हुई और धीरे से बोली, तो अब से मैं आपको बाबा नहीं कहूंगी। मैं आपको एक बूढ़े आदमी के रूप में नहीं देखना चाहती। मेरे लिए आप एक मर्द हैं। इस बात ने शंकर बाबा को स्तब्ध कर दिया। वो नाव से उतरी, जल्दी से किनारे की ओर चली गई और उन्हें भावनाओं के एक तूफान के साथ अकेला छोड़ गई। उस रात वो सो नहीं पाए। पहाड़ के पास की छोटी सी झोपड़ी, जो हमेशा शांत रहती थी, आज विचारों के शोर से तंग और कोलाहलपूर्ण हो गई थी। वो जानते थे कि उस लड़की की भावनाएं अब केवल प्रशंसा नहीं थी, बल्कि एक गहरी और सच्ची भावनाएं थीं। एक ऐसी चीज जिसमें अगर वे आगे बढ़ते तो दोनों ही समाज के क्रूर पूर्वाग्रहों के बवंडर में फंस जाते। वो बदनामी के कारण पहले ही सब कुछ खो चुके थे। क्या इस बार उनमें एक और घाव सहने की हिम्मत थी? लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे कि मीरा के आने के बाद से उनका नीरस जीवन जैसे चमक उठा था। एक ऐसी रोशनी जो गर्म भी थी और खतरनाक भी। मीरा के उस दिन के कहने के बाद उनके और शंकर के बीच की दूरी चुपचाप मिट गई। अब वो सिर्फ सुनने वाली नहीं थीं और वो सिर्फ सुनाने वाले नहीं थे। वे अब आदत के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे को याद करने के कारण मिलने लगे थे। मीरा हर शाम घाट पर आती, लेकिन पहले के विपरीत वो छोटी छोटी चीजें लाती, जैसे रात का बचा हुआ खाना जिसे मां ने नहीं छुआ था, एक रुमाल जिसे उसने खुद कढ़ा था, या कभी कभी एक छोटी सी यूएसबी में रिकॉर्ड किया गया संगीत जिसे वो शंकर के पुराने रेडियो में लगा देती थी। और शंकर, जो पहले सतर्क रहते थे, अब घाट के किनारे मीरा के कदमों की आवाज का इंतजार करने लगे थे। वो अपनी नाव को ज्यादा सावधानी से साफ करते, चप्पू को नरम कपड़े से लपेटते ताकि उसके हाथ गीले ना हो। कभी कभी वो उसके लिए पहाड़ के झरने के पानी से बनी कमल की चाय बनाते, जो उनकी पत्नी को बहुत पसंद थी। इस भावना में कोई इजहार नहीं था, कोई हाथ पकड़ना या गले मिलना नहीं था, लेकिन हर छोटे इशारे में, हर नजर में, हर खामोशी में एक अदृश्य धागा उन्हें मजबूती से बांध रहा था। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान इतना भूरा था जैसे पहाड़ों पर गिर जाएगा। मीरा फिर भी आई। उसका कोट भीगा हुआ था और हाथ में एक गर्म चावल का लड्डू था। इसे चखकर देखिए, मैंने खुद बनाया है। शंकर ने लड्डू लिया। उनकी आंखों में कोमलता थी, लेकिन फिर उन्होंने उसे बगल में रख दिया और धीरे से कहा, मीरा, मैंने बहुत सोचा है। तुम बहुत छोटी हो और मुझे नहीं पता कि मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? मीरा ने आंखें उठाईं। उसकी आवाज शांत हो गई। क्या आपको लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा? मैं सब कुछ जानती हूं, फिर भी मैंने यहां रहने का फैसला किया है, क्योंकि आपके साथ रहकर ही मुझे लगता है कि मैं झूठी नहीं हूं। शंकर ने सिर झुका लिया। उनके सफेद बाल कुर्ते के कॉलर को छू रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी, जैसे पहाड़ों के बीच कोई उदास संगीत बज रहा हो।
लेकिन इस दुनिया में तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। लोग तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। मीरा, वे तुम्हें ताने मारेंगे, गाली देंगे, कहेंगे कि तुम पागल हो, क्या तुम ये सब सह पाओगी? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर वो आगे बढ़ी और उनके पास घुटनों के बल बैठ गई। अपने छोटे हाथों से उनके पतले हाथों को पकड़ लिया। मुझे शोहरत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने दिल की सच्चाई के साथ जीना है। अगर मैं गलत चुनती हूं तो कम से कम। इस बात ने शंकर को भावुक कर दिया। कितने समय बाद कोई उनके लिए त्याग करने को तैयार था। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद जीवन उनके लिए बस नाव चलाने का एक दोहराव था। उन्होंने सोचा था कि उन्हें अकेलेपन की आदत हो गई है, लेकिन अब मीरा की उपस्थिति ने उन्हें अनिश्चित बना दिया था। उस रात शंकर सोए नहीं। पहाड़ के पास की झोपड़ी में छत पर बारिश की टिप टिप साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी लकड़ी की मेज पर बैठे और अपनी पुरानी डायरी खोली, जहां वो पढ़ाते समय छोटी कविताएं लिखते थे। उनके कांपते हाथों ने एक और पंक्ति लिखी। एक शख्स बारिश के बीच आया, न छाता लाया न चाय, बस शांति ले आया। शंकर के दिल में एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उस दरवाजे के बाहर पूर्वाग्रहों, संकीर्णता और ठंडक से भरी एक दुनिया थी, और वो अच्छी तरह जानते थे कि बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उस सुबह मीरा की मां वसुधा जी ने एक दुर्लभ पारिवारिक भोजन का आयोजन किया। वो मेज के सिरे पर बैठी थीं, उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। आसपास कुछ करीबी रिश्तेदार थे, जिनमें बड़े ताऊजी भी थे, जो अक्सर कंपनी के प्रबंधन में उनकी मदद करते थे। मीरा अंदर आई, हमेशा की तरह विनम्र, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में देख सकता था कि अब उनमें पहले जैसी झिझक नहीं थी। वो चुपचाप और मजबूती से बदल रही थी। तुम इन दिनों शाम को कहां जाती हो? वसुधा जी ने सीधे पूछा। उनकी आवाज पत्थर की तरह ठंडी थी। वाराणसी के आसपास घूमती हूं ताजी हवा लेने, मीरा ने बिना झिझके जवाब दिया। किसके साथ? मीरा एक पल के लिए चुप रही, फिर सीधे अपनी मां की आंखों में देखा। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप पसंद नहीं करेंगी, लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूं। खाने की मेज पर सन्नाटा छा गया। ताऊजी ने भौहें चढ़ाईं और वसुधा जी ने अपनी प्लेट छोड़ दी। दोनों हाथ मेज पर रखकर अपनी बेटी की ओर झुकीं। ये मत कहना कि वो बूढ़ा मल्लाह है। मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिला दिया। तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई। चाची ने आंखें फाड़ लीं, एक चाचा ने निराशा में सिर हिलाया। केवल वसुधा जी की नजरें वैसी ही तीखी बनी रहीं। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो मीरा? बाहर लोग क्या कहेंगे? सिंह खानदान की बेटी एक बूढ़े गरीब पाई पाई को मोहताज आदमी के साथ घूम रही है। मैं जानती हूं, मीरा ने शांति से जवाब दिया, लेकिन वो अकेले व्यक्ति हैं जो मेरी बात सुनते हैं। मुझे बेवकूफ नहीं कहते, मुझे तयशुदा शादियों में नहीं धकेलते, और मेरी कीमत मेरी उपलब्धियों से नहीं मापते। उन्होंने मुझे इंसान होने का एहसास कराया है। क्या? वसुधा जी लगभग चीख पड़ी। तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? वो एहसास जिसे तुम इंसान होना कहते हो, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा जब दुनिया तुम पर हंसेगी, तुम्हारे मुंह पर थूकेगी? मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आवाज कांप रही थी। तो आप चाहती हैं कि मैं कैसे जीऊं? एक मशीन की तरह आपके फैसलों पर सिर हिलाऊं? एक ऐसे आदमी से शादी करूं जिसे मैं प्यार नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि हमारा स्टेटस मिलता है? क्या आपने कभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूं? मेज पर सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि जो लड़की हमेशा शांत और कम बोलने वाली थी, वो इतनी सीधी बात कर सकती है। वसुधा जी खड़ी हो गईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अगर तुम उस बूढ़े आदमी से मिलना जारी रखती हो तो मैं तुम्हारे सारे खर्चे बंद कर दूंगी, तुम्हारा कार्ड ब्लॉक कर दूंगी और तुम्हें घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। आप कर सकती हैं, मीरा ने कहा, अभी भी शांत। लेकिन आप मेरे दिल को नहीं रोक सकती। ये बात वसुधा जी के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। इतने सालों से उन्होंने सोचा था कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकती हैं, काम, पैसा और अपनी बेटी का भविष्य,
लेकिन अब वही बेटी एक ऐसा रास्ता चुन रही थी जो उनके बनाए रास्ते के बिल्कुल विपरीत था। मीरा अपने कमरे में चली गई, पीछे पूरे परिवार की हैरान आंखें छोड़ गई। उस रात उसका बैंक खाता बंद कर दिया गया, फोन ले लिया गया और मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। नौकरों को उसे घर से बाहर न निकलने देने का निर्देश दिया गया, लेकिन वो लड़की डरी नहीं। उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखीं, उसे एक छोटे लिफाफे में बंद किया और एक बूढ़ी नौकरानी जो उसे अपनी पोती की तरह प्यार करती थी से उसे चुपके से घाट पर पहुंचाने के लिए कहा। पत्र में बस कुछ पंक्तियां थीं। शंकर जी, मुझे रोक दिया गया है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मैं वापस आने का कोई तरीका खोज लूंगी। मैं वादा करती हूँ, दुखी मत होना। ये मत सोचना कि मैं चली गई, मुझे आपकी याद आती है। शंकर को पत्र शाम को मिला। सुनसान घाट पर वो बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें नम थीं। लगभग 40 साल तक नाव चलाने के बाद जीवन में पहली बार उन्होंने अपने दिल को इतना खाली महसूस किया। मीरा अब नहीं आ रही थी और वो समझ गए कि असली तूफान अब शुरू हो गया है। 7 दिन बीत गए जब से मीरा को हवेली में बंद किया गया था। हर दिन वो अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठती, दूर पहाड़ियों की ओर देखती, जहां वो जानती थी कि कुछ ही कच्चे रास्ते और एक बांस का झुरमुट पार करके 80 घाट पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब वो दूरी एक पूरी जिंदगी जितनी लंबी लग रही थी। वसुधा जी ने गेट पर गार्ड लगा दिए, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और सारे संपर्क काट दिए। फोन, लैपटॉप, सब कुछ छीन लिया गया। मीरा के पास अब बस एक छोटी सी डायरी और एक पेन था। हर दिन वो लिखती, शंकर के लिए लिखती, अपनी यादों के बारे में लिखती, उन बातों के बारे में लिखती जो वो कह नहीं पाई थी, जैसे कि वो शांत रहने और न टूटने के लिए लिख रही हो। शहर के दूसरे कोने में शंकर अभी भी नियमित रूप से नाव चलाते थे, लेकिन हर कोई देख सकता था कि वो ज्यादा चुप और कम मुस्कुराते थे। कभी कभी तो नाव को ठीक से बांधना भी भूल जाते थे। एक दिन उन्होंने अपना चप्पू पानी में गिरा दिया और काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे, फिर अचानक कूदकर उसे बाहर निकाला। लोग कहते थे कि शंकर बाबा इन दिनों खोए खोए रहते हैं। 8वें दिन शाम को एक टूरिस्ट कंपनी की यूनिफॉर्म पहने एक लड़की उनसे मिलने आई। वो वसुधा जी की कर्मचारी थी, जिसे एक संदेश देने के लिए भेजा गया था। लड़की उनके सामने असहज खड़ी थी। उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। शंकर बाबा, हमारी मैडम ने आपके लिए ये भेजा है। शंकर ने उसे नहीं लिया, बस पूछा, ये हाथ से लिखा पत्र है या पैसा? पैसा और कुछ प्रस्ताव हैं। शंकर ने लिफाफे को नहीं छुआ। उनकी आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। उन्होंने विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, तुम जाकर अपनी मैडम से कहो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं खुद को नहीं बेचता और दूसरों की भावनाओं को तो बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि आप मीरा जी के लायक हैं? वो सिर्फ 20 की हैं, आप लगभग 80 के। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप गुजर गए तो उनका क्या होगा? ये सवाल शंकर के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। हालांकि वो शांत रहे, लेकिन उनकी आंखें उदास हो गईं। मैं जानता हूं, मैंने नहीं सोचा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये भी दिखावा नहीं कर सकता कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था। लड़की ने सिर झुकाया, लिफाफा कुर्सी पर रखा और चुपचाप चली गई। उस दिन जब आखिरी यात्री चला गया, शंकर अपनी झोपड़ी में नहीं लौटे। वो नाव को नदी के बीच में ले गए, चप्पू छोड़ दिया और नाव को बहने दिया। पानी शांत था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। उनके दिमाग में मीरा की छली थी, जो नाव के अगले हिस्से में बैठी थी, अपने हाथ पानी में डाले हुए, बाल हवा में उड़ रहे थे और वो धीरे धीरे वे लोकगीत गा रही थी जो उन्होंने उसे सिखाए थे। वो धीरे से मुस्कुराए। उन्हें किसी का डर नहीं था, बस एक दिन उसकी आवाज न सुन पाने का डर था। हवेली में मीरा ने एक तरीका सोच लिया था। उसने अपनी नौकरानी, जो अकेली उस पर दया करती थी, से एक पुराना फोन खरीदने के लिए कहा जिसमें इंटरनेट नहीं था। मीरा को बस इतना ही चाहिए था। उसने एक छोटा सा संदेश भेजा, बाबा, मैं ठीक हूं, किसी को भी आपको दुख ना पहुंचाने देना, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगी। संदेश ठीक उसी समय आया जब शंकर घाट पर वापस आए थे। उन्होंने उसे पढ़ा और फोन को कसकर पकड़ लिया।
उनकी बूढ़ी धुंधली आंखें नम हो गईं। जब पूरी दुनिया उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थी, तो बस एक पंक्ति ही उन्हें तूफान का सामना करने के लिए काफी थी। 13वें दिन जब से मीरा को कैद किया गया था, वाराणसी में मौसम की पहली आंधी आई। बारिश तेज नहीं थी, लेकिन हवा हवेली के सामने लगे पेड़ों को झुका रही थी। घर का माहौल भारी हो गया था। वो खिड़की के पास बैठी बाहर सफेद बारिश को देखती रही। बारिश उसके मन की तरह ही घुटन भरी और बेचैन थी। दोपहर में नौकरानी चुपके से कमरे में आई और मीरा को एक छोटा सा बैग दिया। इसे अच्छी तरह छिपा लेना। इसमें नया सिम, फोन और पिछले गेट की चाबी है, लेकिन अगर तुम जाती हो तो सावधान रहना। अगर मैडम को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें नम थीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करती हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शाम को जब घर में रात के खाने की तैयारी शुरू हुई, मीरा चुपचाप कमरे से निकल गई। उसने रेनकोट पहना, बैग को अंदर छिपाया और हवेली के पिछले रास्ते से निकल गई, जो कभी उसके दादाजी के समय में बगीचे की ओर जाने वाली एक छोटी सुरंग हुआ करती थी। वो दौड़ी नहीं, बस तेजी से चली। उसके पैर फिसलन भरी काई पर पड़ रहे थे। बारिश उसके चेहरे पर ठंडी लग रही थी, लेकिन उसका दिल आग की तरह जल रहा था। उसे नहीं पता था कि जब मां को उसके गायब होने का पता चलेगा तो वो कैसी प्रतिक्रिया देंगी। लेकिन इस समय शंकर से मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। 80 घाट पर शंकर अपनी लकड़ी की झोपड़ी में सिकुड़े बैठे थे। बारिश से फर्श पर पानी भर गया था। उन्होंने कुछ दिनों से यात्रियों को ले जाना बंद कर दिया था। उनका स्वास्थ्य कमजोर हो रहा था। घुटने दुखते थे, आंखें भारी थीं। लोगों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। उन्होंने बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। मैं अभी आराम नहीं कर सकता। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। लगभग 7 बजे शाम को घनी बारिश के बीच झोपड़ी के बाहर तेज कदमों की आवाज आई। शंकर उठे, दरवाजा खोला और मीहा को देखा। वो वहां खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक दृढ़ता थी। वो हाँफ रही थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं वापस आ गई। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? शंकर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से उसे अंदर खींचा। एक सूखे तौलिए से उसके बाल पोंछे, अपना पुराना रेनकोट उसके कंधों पर डाला। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मीरा ने फुसफुसाया। मैंने मां की इच्छा के अनुसार शांति से जीने की कोशिश की, लेकिन हर दिन, हर घंटे आपको ना देख पाना मेरे लिए नरक जैसा था। शंकर, मैं जानती हूं लोग कहेंगे कि मैं पागल हूं, कि मैं अपने से लगभग 60 साल बड़े आदमी के प्यार में हूं, लेकिन अगर इस भावना को पागलपन कहते हैं तो मैं पूरी जिंदगी पागल रहना चाहती हूं। शंकर ने धीरे से उसके कंधे को दबाया। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे प्यार मत करो, और न ही उसे पहले की तरह दूर धकेला। एक पल के बाद उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मीरा, सिवाय एक दिल के, जो मैंने अपनी पत्नी के जाने के बाद किसी को नहीं दिया। तो अब वो मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने पूरे दिल से संभाल कर रखूंगी। दोनों उस छोटी सी झोपड़ी में एक दूसरे के पास बैठे थे। हवा लकड़ी की दरारों से सीटी बजा रही थी, लेकिन अंदर अजीब तरह से गर्मी थी। लेकिन वो पल ज्यादा देर तक नहीं चला। लगभग 8 बजे के बाद घाट के बाहर एक कार का हॉर्न बजा। हेडलाइट्स ने झाड़ियों को रोशन किया और फिर झोपड़ी के दरवाजे पर रुक गईं। एक काली शानदार कार रुकी। दरवाजा खुला। वसुधा जी छाता लेकर उतरी। बारिश में तनकर खड़ी थीं। उनकी नजरें घूमी और फिर उन दोनों पर आकर रुक गईं जो एक दूसरे के पास बैठे थे। झोपड़ी अचानक ठंडी हो गई, जैसे सारी गर्मी हवा में उड़ गई हो। मीरा खड़ी हो गई, शंकर के सामने ढाल बनकर। वसुधा जी ने होंठ भींचे। उनकी आवाज ठंडी थी। तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो, और तुम? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बारिश अभी भी मूसलाधार हो रही थी।
छोटी सी झोपड़ी के अंदर दिए की टिमटिमाती लौ वसुधा की के गुस्से से भरे चेहरे को रोशन कर रही थी, जो ठंडा भी था और दर्दनाक भी। मीरा शंकर के सामने ढाल बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। वो जानती थी कि यह पल माँ बेटी दोनों के लिए एक ऐसा मोड़ होगा जहां से वापसी संभव नहीं होगी। माँ, आप जाइए, मीरा ने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरी हिम्मत को मत ललकारो। वसुधा जी ने गुस्से से कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? एक लड़की जो अभी कॉलेज से पास भी नहीं हुई, अपने परिवार की इज्जत को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में घर से भागकर एक गरीब बूढ़े के पीछे चली आई। मुझे तुम पर शर्म आती है। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। आपकी इज्जत पार्टियों, करोड़ों के सौदों और महंगे कपड़ों में है, और मेरी इज्जत अपनी भावनाओं के साथ सच्चाई से जीने में है। मुझे एक भले इंसान से प्यार करने में शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपकी परछाई बनकर जीने में शर्म आएगी। वसुधा जी गुस्से से कांप रही थीं। वो अपनी बेटी का हाथ खींचने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन शंकर ने कहा, ऐसा मत कीजिए, मीरा बच्ची नहीं है, उसे अपना जीवन चुनने का अधिकार है। तुम चुप रहो, वसुधा जी ने पलटकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इस लड़की को अपनी इस सड़ी हुई झोपड़ी में बहुत बड़ा काम किया है? ये मत भूलो कि तुम कौन थे। शंकर, माहौल जैसे जम गया। ये कोई सामान्य डांट नहीं थी, इसमें एक छिपा हुआ अर्थ था, अतीत था, कड़वाहट थी। मीरा भी चौंक गई। तुमने एक परिवार की इज्जत बर्बाद कर दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? उस साल तुमने ही मेरे पिता को इस्तीफा देने पर मजबूर किया था, मेरी मां को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। वसुधा जी चीखीं, उनकी आवाज टूट गई। और अब तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। शंकर का चेहरा पीला पड़ गया, उनके पतले हाथ मुट्ठियों में भींच गए। मीरा हैरान होकर अपनी मां को देख रही थी। आप क्या कह रही हैं? मां, शंकर जी ने नाना जी के साथ क्या किया? ये तुम्हारे पिता का पुराना शिक्षक है, लेकिन उस गुमनाम शिकायत पत्र के कारण तुम्हारे पिता का तबादला हो गया। हमारे परिवार ने जिले में अपनी सारी इज्जत खो दी। मुझे आज भी विश्वास है कि वो पत्र इसी ने लिखा था। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं था। शंकर ने जोर से कहा। जीवन में पहली बार उन्हें अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी। मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं की। मैं खुद झूठे आरोप का शिकार हुआ। मैंने अपनी नौकरी खो दी, अपनी पत्नी खो दी, और लगभग 40 साल से यहां नाव चला रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत खुश हूं? पूरी झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बारिश अभी भी भारी हो रही थी। मीरा बैठ गई, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसकी मां और शंकर के बीच इतनी गहरी दुश्मनी थी, लेकिन उसने शंकर की आंखों में सच्ची पीड़ा भी देखी। अगर तुम सच में निर्दोष थे, तो तुमने खुद को साफ क्यों नहीं किया? वसुधा जी की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। शंकर फीकी हंसी हंसे, क्योंकि असली शिकायतकर्ता उस समय के प्रिंसिपल थे। लेकिन मैंने चुप रहना चुना, क्योंकि उन्हें दिन की बीमारी थी और उनके 3 छोटे बच्चे थे। मैंने उनकी जगह दोष अपने सिर ले लिया। मेरी पत्नी ये जानती थी और मुझ पर विश्वास करती थी, इसीलिए वो मेरे साथ रही। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो समझ गई कि शंकर के लिए उसका प्यार सिर्फ एक भावनात्मक आवेग नहीं था। ये समझ अतीत के दर्द और उन नुकसानों के साथ आया था जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता था। वसुधा जी कुर्सी पर धम्म से बैठ गईं। कई सालों में पहली बार वो एक मजबूत महिला का रूप बनाए नहीं रख सकी, तो पूरी जिंदगी में गलत इंसान को समझती रही। शंकर ने सिर हिलाया। आपकी कोई गलती नहीं है। लोग अक्सर वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं, लेकिन इस गलत फहमी को अगली पीढ़ी तक न जाने दें। मीरा की कोई गलती नहीं है। वसुधा जी ने अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा, प्यार और भरम एक साथ था। ठीक उसी समय बिजली कड़की, जिससे पूरी झोपड़ी हिल गई। असली तूफान आ चुका था।
घर चलो मीरा, वसुधा जी ने धीरे से कहा। मुझे समय चाहिए, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि प्यार एक बात है और समाज का सामना करना दूसरी। फिर वो झोपड़ी से बाहर चली गईं। बिना कुछ और कहे मीरा ने शंकर की ओर देखा। वो मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। लड़ाई अभी शुरू हुई थी, लेकिन कम से कम अब उन्हें अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं थी। 3 दिन बाद नदी किनारे की झोंपड़ी में उस तूफानी मुलाकात के बाद अमीरजादी मीरा के घर से भागकर एक बूढ़े मल्लाह के पास जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और फिर जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक नौकरानी ने बारिश में दोनों की एक साथ बैठी तस्वीर खींचकर अपने एक पत्रकार भतीजे को भेज दी थी। कुछ ही घंटों में एक लेख सनसनीखेज शीर्षक के साथ छपा, वाराणसी में हड़कंप। ट्रैवल कंपनी की मालकिन को 78 साल के मल्लाह से हुआ प्यार। लेख में सीधे नाम नहीं लिया गया था, लेकिन वाराणसी के आसपास रहने वाले सभी लोग समझ गए कि ये कौन है। कुछ ही घंटों में मीरा सिंह का नाम स्थानीय गॉसिप ग्रुप्स में एक लोकप्रिय कीवर्ड बन गया। साथ ही अनगिनत टिप्पणियां, ताने और मजाक उड़ने लगे। शायद लड़की को कोई मानसिक समस्या है या उस बूढ़े ने कोई जादू टोना किया है। अमीर घर की लड़कियां आजकल बहुत बागी हो गई हैं। सिंह हवेली में चाचा, चाची, ताऊजी के बीच एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। हर कोई परेशान था। बड़े ताऊजी ने मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, हम उसे इस तरह जारी नहीं रखने दे सकते। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। एक चाची ने बीच में कहा, लोग कह रहे हैं कि शंकर ने जानबूझकर उसे पैसे के लिए फंसाया है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है। वसुधा जी चुप बैठी रहीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि वो अभी भी नाराज थीं और अपनी बेटी और उस आदमी के बीच के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं, जिसने कभी उनके परिवार को दुख दिया था। लेकिन दिल की गहराई में वो जानती थीं कि शंकर वैसा इंसान नहीं है जैसा दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। बस करो, वसुधा जी ने जोर से कहा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? उसे पागल खाने भेज दें, उस बूढ़े को जेल में डाल दें, उसे अपहरण करके वापस ले आएं। वो 20 साल की है। अब वो कोई बच्ची नहीं है कि कोई भी उसके साथ जो चाहे कर सके। पूरा कमरा चुप हो गया। एक बूढ़े मामा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कम से कम इस खबर को दबाने का कोई तरीका तो होना चाहिए, वरना हमारे पार्टनर सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे। कौन ऐसी ट्रैवल कंपनी के साथ काम करना चाहेगा जिसकी मालकिन की बेटी एक बूढ़े मल्लाह के साथ घूम रही हो? वसुधा जी चुप रहीं। जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि वो कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकती। नदी किनारे की छोटी सी झोपड़ी में मीरा भी फोन पर अपने और शंकर के खिलाफ लिखी गई हर एक भद्दी टिप्पणी पढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं, होंठ भींचे हुए थे। शंकर उसके पास बैठे और धीरे से उसके हाथ से फोन ले लिया। इसे मत पढ़ो बेटी, जितना पढ़ोगी उतना ही दुख होगा। मुझे उनके मेरे बारे में कहने से डर नहीं लगता, मीरा ने फुसफुसाया। मुझे बस डर है कि वे आपका अपमान करेंगे। वे नहीं जानते कि आपने दर्जनों लोगों को डूबने से बचाया है, कितने गरीब छात्रों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारी है। शंकर मुस्कुराए। उनकी आंखें उदास थीं, लेकिन फिर भी चमक रही थीं। लोगों को केवल सनसनीखेज बातें सुनना पसंद है, उन्हें सच्चाई जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देता। मुझे बस तुम्हारे लिए दुख है। एक युवा लड़की को वो सब सहना पड़ रहा है जो उसे नहीं सहना चाहिए। मीरा उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले तो भी मैं आपसे ही प्यार करूंगी। मुझे शादी नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए। मुझे बस हर सुबह आपको कविता पढ़ते हुए सुनना है, हर शाम नाव पर बैठकर आपको चप्पू चलाते हुए देखना है। बस इतना ही काफी है। शंकर ने गहरी सांस ली। उन्होंने धीरे से उसके कंधे को दबाया। पहली बार उन्होंने उसे एक पुरुष की तरह गले लगाया, जो अपनी प्रिय लड़की को गले लगाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ अंधेरे में एक परछाई ने उस पल को अपने फोन में कैद कर लिया था। अगली सुबह एक छोटा वीडियो जिसमें मीरा शंकर को झोपड़ी में गले लगा रही थी,
एक व्यंग्यात्मक कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही जहरीली टिप्पणियां भी आईं। कितना घिनौना है, उसे मानसिक इलाज की जरूरत है। और वो बूढ़ा निश्चित रूप से एक चालाक लोमड़ी है जो उसे फुसला रहा है। परिवार वाले कुछ नहीं कर रहे। उनकी सारी इज्जत चली जाएगी। वसुधा जी ने फोन पकड़ा। उनका दिल आग की तरह जल रहा था, लेकिन गुस्से में आने के बजाय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सहायक को बुलाया। गाड़ी तैयार करो, मैं शंकर से आखिरी बार मिलना चाहती हूं। उस सुबह बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बादल अभी भी भारी थे, जैसे उनमें उदासी भरी हो। 80 घाट असामान्य रूप से शांत था। चप्पू की आवाजें, पर्यटकों की पुकारें सब गायब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई जानता था कि आज कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे ये पूरा इलाका हमेशा याद रखेगा। काली लेक्सस कार घाट के सामने रुकी। वसुधा जी उतरी। न कोई बॉडीगार्ड, न कोई सहायक, बस वो, एक छोटा सा लेदर बैग और उनकी दृढ़ आंखें। शंकर नाव की रस्सी को ठीक कर रहे थे। उन्हें देखकर उन्होंने अपना सामान एक तरफ रखा और धीरे धीरे खड़े हुए। मुझे पता था कि ये दिन आएगा, उन्होंने पहले कहा। अंदर आइए, चाय अभी भी गर्म है। वसुधा जी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन पहले की तरह आक्रामक नहीं। वो पुरानी बैंत की कुर्सी पर बैठ गईं, साधारण सी झोपड़ी को देखने लगीं। यहां कुछ भी कीमती नहीं था, लेकिन इसी जगह ने उनकी बेटी को रोक रखा था, जिसे वो कभी अपनी बाहों में सुलाती थीं, और जो आज शोहरत और बदनामी की परवाह किए बिना यहां रह रही थी। मैं लड़ने नहीं आई हूं, वसुधा जी ने कहा। मैं यहां एक आखिरी जवाब के लिए आई हूं। शंकर ने चाय डाली, कप उनकी ओर बढ़ाया। पूछिए, उस साल मेरे माता पिता के खिलाफ शिकायत पत्र लिखने वाले सच में आप नहीं थे? नहीं, मैं कसम खाता हूं। तो आप चुप क्यों रहे? क्या आप जानते हैं कि मेरे परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मेरी मां ने शर्म से जहर पी लिया, मेरे पिता ने शिक्षा क्षेत्र छोड़ दिया, और लोग पूरी जिंदगी उन पर ताने कसते रहे। शंकर एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैं जानता हूं, और मैं उस अपराध बोध को दशकों से ढो रहा हूं। लेकिन अगर आप पूरी सच्चाई जानना चाहती हैं, तो पूरी बात सुनिए। वसुधा जी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शंकर दूर देखने लगे, जैसे खुद से बात कर रहे हों। उस शिकायत पत्र के पीछे मैं नहीं, बल्कि आपके पिता थे। आप क्या कह रहे हैं? वसुधा जी ने आंखें फाड़ लीं। हाँ, आपके पिता। उन्होंने ही अपनी बेटी के पति यानी मीरा के पिता के खिलाफ गुमनाम शिकायत लिखी थी, क्योंकि वो अपनी संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहते थे। और उन्हें पहले से ही इस बात पर आपत्ति थी कि उनकी बेटी ने अपने स्तर के लड़के से शादी नहीं की। वसुधा जी स्तब्ध रह गईं। उनका सीना दर्द से भर गया, हाथ कांपने लगे। इतने सालों से वो गलत इंसान से नफरत पाल रही थीं। लेकिन आप ये जानते थे, आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास असली पत्र था। शंकर ने सिर झुकाया। आपकी मां ने मुझे दिया था। वो जानती थीं, लेकिन अपने पति से प्यार करने के कारण वो इसे छिपाना चाहती थीं, और उन्होंने मुझे इसे रखने के लिए कहा। उनके जाने के बाद मैं इसे सामने नहीं ला सका। मैं बस चाहता था कि सब कुछ दफन हो जाए, जैसे सब कुछ डह गया हो। वसुधा जी बेजान बैठी रहीं। उनकी आंखें शून्य में देख रही थीं। काफी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। तो मेरी सारी गलतियां एक गलत फहमी से शुरू हुईं। शंकर ने जवाब नहीं दिया, और अब मेरी बेटी इसका परिणाम भुगत रही है। वो आपसे प्यार करती है, जबकि मैं हर दिन उसे रोकने की कोशिश करती रही, सिर्फ एक अतीत के भूत के कारण। मीरा एक खूबसूरत दिल वाली लड़की है, लेकिन उस दिल को वे लोग तोड़ रहे हैं जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। एक लंबी खामोशी छा गई। वसुधा जी ने चाय का एक घूंट लिया। उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो, अगर मैं तुम दोनों को छोड़ दूं, तो दुनिया मुझे अंधी मां कहेगी। अगर मैं विरोध करना जारी रखूं, तो मुझे अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोने का डर है। कुछ चीजें हैं जहां आप दुनिया और अपने दिल दोनों को खुश नहीं कर सकते। शंकर ने सीधे उनकी आंखों में देखा। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को चोट पहुंचाकर उसे अपने पास रखने का फैसला करती हैं, तो आप उसे अंदर से पहले ही खो चुकी हैं।
ये बात उनके दिल में चाकू की तरह चुभ गई। वो खड़ी हुई, अपना पहनावा ठीक किया, अपनी स्वाभाविक शान को वापस पाने की कोशिश की। मैं कोई वादा नहीं करती, लेकिन मुझे समय चाहिए, और तुम भी उसे दोबारा कोई चोट मत पहुंचाना। वो झोपड़ी से बाहर चली गईं, लेकिन इस बार कोई डांट नहीं थी, कोई नफरत भरी नजर नहीं थी। बस एक मां के हिचकिचाते हुए कदम थे जो अपनी कठोरता की सीमा तक पहुंच चुकी थी। उस शाम मीरा घाट पर लौटी। शंकर ने उसे अपनी मां के साथ हुई पूरी मुलाकात के बारे में बताया। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके पास बैठी रही और फिर धीरे से अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। शायद मां मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने तरीके से प्यार करती हैं। शंकर ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से दबाया। मैंने भी सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मुझे बस तुम्हें उन गलतियों से बचाना है जो बड़ों ने की हैं। शाम ढल गई। वाराणसी का पानी शीशे की तरह शांत था। वे एक दूसरे के पास बैठे थे, जबकि बाहर की दुनिया में तूफान मचा हुआ था, लेकिन उनके दिलों में अजीब सी शांति थी। वसुधा जी और शंकर की मुलाकात के बाद लगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे शांत झील की सतह के नीचे सैकड़ों लहरें उफान पर थीं, फटने का इंतजार कर रही थीं। सिंह परिवार ने हवेली में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बार चर्चा के लिए नहीं, बल्कि कार्रवाई के लिए। दिल्ली से आए बड़े ताऊजी ने सीधे फैसला सुनाया। हमें इस लड़की को यहां से दूर भेजना होगा, जितना हो सके उतना दूर। हम उसे इस पागलपन भरे रिश्ते में नहीं रहने दे सकते। लेकिन मीरा बच्ची नहीं है, उसे अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है। वसुधा जी ने कमजोर विरोध किया। अधिकार चुनने का? ताऊजी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। उसके चुनने के अधिकार ने पूरे खानदान को हंसी का पात्र बना दिया है। जब वो एक बूढ़े आदमी से प्यार करती है जो कब्र में पैर लटकाए बैठा है। नहीं, अगर तुम नहीं करोगी तो हम करेंगे। और इस तरह एक योजना जल्दी से बना ली गई। मीरा को एक निजी कार से दिल्ली हवाई अड्डे ले जाया जाएगा, यह कहकर कि वो कुछ हफ्तों के लिए सिंगापुर घूमने जा रही है, लेकिन वास्तव में उसे एक छोटे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा जा रहा था, ताकि 3 महीने के लिए उसका संपर्क काट दिया जाए। किसी ने मीरा से नहीं पूछा कि क्या वो सहमत है। उन्होंने बस ऐसा व्यवहार किया जैसे वो एक ऐसी वस्तु हो जिसे तुरंत वापस लाने की जरूरत है। उस शाम भरोसेमंद नौकरानी, जो अभी भी मीरा के पक्ष में थी, ने पूरी योजना को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। वो घाट पर गई और रिकॉर्डिंग शंकर को दे दी। सुनने के बाद शंकर गहरे सोच में डूब गए। उनकी आंखें कुछ दिनों पहले से ज्यादा धुंधली थीं, हाथों पर नसें उभर आई थीं, लेकिन उनका दिल उबल रहा था। वो जानते थे कि अगर मीरा को ले जाया गया तो शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएगी, और अगर वो वापस आ भी गई तो उसका दिल पहले जैसा नहीं रहेगा। प्यार को अगर एक अदृश्य पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो बिना रोशनी के फूल की तरह मुरझा जाता है। उस रात उन्होंने एक पत्र लिखा। हर अक्षर कांप रहा था, लेकिन दृढ़ था। मीरा, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं कहीं ऐसी जगह हूं जहां मैं अब चप्पू नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो, कोई भी प्यार गलत नहीं होता अगर वो सच्चाई से पैदा हुआ हो। मुझे तुम्हारे त्याग की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने लिए जियो, इसी में मेरी खुशी है। लिखने के बाद उन्होंने पत्र को अपनी जेब में रख लिया। उस रात सामान्य से ज्यादा ठंड थी, पहाड़ों से हवा चल रही थी। वो फिर से नाव को नदी के बीच में ले गए, उसे बहने दिया। उनकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं, और वो धीरे धीरे वो कविता गुनगुना रहे थे जो मीरा ने कभी पढ़ी थी। बस इस बार उन्हें मीरा की आवाज का जवाब नहीं सुनाई दे रहा था। अगली सुबह एक बुरी खबर बिजली की तरह गिरी। शंकर रात में नाव चलाते समय नदी में गिर गए थे। लोगों ने सुबह सुबह उनकी खाली नाव को बहते हुए देखा, और वो खुद लगभग 100 मीटर दूर जलकुंभी में पाए गए। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। खबर तेजी से फैली। मीरा अपनी मां के कहने पर अपना सूटकेस पैक कर रही थी कि तभी उसने ये सुना।
उसने सामान फेंक दिया और 2 गार्डों के रोकने के बावजूद गेट की ओर भागी। वो एक बच्चे की तरह चीखकर रोने लगी, बाबा बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आखिरी बात भी नहीं कह पाई। मैं ये भी नहीं कह पाई कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। एम्बुलेंस शंकर को जिला अस्पताल ले गई। मीरा आईसीयू के बाहर बैठी थी, उनके कुर्ते को कसकर पकड़े हुए। आंसू पसीने में मिलकर एक खामोश दहशत में बदल गए। उसे रिश्तेदारों की नजरों की परवाह नहीं थी, उसे मीडिया के कैमरों की परवाह नहीं थी जो उसकी ओर थे। इस समय पूरी दुनिया में बस एक ही चीज मायने रखती थी, शंकर वहां अंदर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। अस्पताल के कमरे के अंदर डॉक्टर ने गहरी सांस ली। वो बहुत कमजोर हैं, उम्र ज्यादा है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो। लेकिन मीरा के दिल में उसे विश्वास था, क्योंकि अगर दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया था तो कम से कम उसका दिल अभी भी वहीं था, अभी भी एक हाथ के स्पर्श का, एक बाबा की पुकार का इंतजार कर रहा था। और जब तक वो जिंदा थे, वो उनकी रक्षा के लिए सब कुछ करेगी। विशेष गहन चिकित्सा कक्ष दिल की धड़कन की निगरानी करने वाली मशीनों की नियमित आवाज से गूंज रहा था। सफेद नीली रोशनी शंकर की त्वचा को और भी पीला बना रही थी, लेकिन उनकी अध खुली आंखों में अभी भी हल्की सी हरकत थी, जो जीवन का एक नाजुक संकेत था। बाहर गलियारे में मीरा दरवाजे के पास सिर झुकाए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने उस फीके रंग के ऊनी शॉल को कसकर पकड़ रखा था, जिसे शंकर सुबह नाव चलाते समय ओढ़ते थे। डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उनकी आवाज चिंता से भारी थी। उनमें हल्का सुधार है, हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब वो उतने गंभीर नहीं हैं जितने पहले थे। ये खबर रेगिस्तान में ठंडे पानी की तरह थी। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकी, जो पूरी रात से दबी हुई थीं। वो कमरे की ओर दौड़ी और अपना माथा कांच के दरवाजे पर टिका दिया। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने वो सब नहीं पढ़ा जो मैंने लिखा है। मैंने अभी तक आपको कविता पढ़ते हुए नहीं सुना है। एक नर्स ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक छोटी सी चीज दी, जो एक प्लास्टिक की थैली में लिपटी हुई थी। ये वही कुचला हुआ पत्र था जो शंकर ने पिछली रात लिखा था और जो अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी जेब में मिला था। मीरा ने उसे खोला, हर अक्षर को ऐसे पढ़ा जैसे वो जीवन की हर सांस को निगल रही हो। हर कांपता हुआ अक्षर उनके दिल की धड़कन थी, जो उन्होंने उसके लिए भेजी थी। आखिरी पंक्ति तक, तुम मेरे अंधेरे जीवन में आखिरी रोशनी हो। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से नाव चलाना चाहूंगा और तुमसे मिलना चाहूंगा, इसी घाट पर। वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। गलियारे में किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। शंकर ने आंखें खोलीं। जब उनकी धुंधली आंखों के सामने धीरे धीरे एक आकृति साफ हुई, तो उन्होंने सबसे पहले मीरा को देखा। वो रोई नहीं, बस उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो वाराणसी के पानी पर दोपहर की धूप की तरह कोमल थी। मैं यहां हूं, मैं यहीं हूं। शंकर ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके गाल पर रखा। उनके होंठ हिले। तुम अभी भी यहीं हो? हां, और अगर आपको जरूरत होगी तो मैं पूरी जिंदगी यहीं रहूंगी। जब शंकर के खतरे से बाहर होने की खबर पक्की हो गई तो मीडिया में फिर से हलचल मच गई, लेकिन इस बार आलोचना के लिए नहीं। एक अमीर लड़की और एक बूढ़े मल्लाह की प्रेम कहानी को एक मानवीय दृष्टिकोण से फिर से बताया गया। जब स्थानीय लोगों ने शंकर के अकेले, ईमानदार और लोगों को बचाने वाले जीवन के बारे में कई विवरण साझा किए। एक फ्रांसीसी पर्यटक द्वारा बनाया गया एक वीडियो, जो कभी शंकर की नाव पर गया था, अचानक वायरल हो गया। उसमें शंकर नाव चलाते हुए लोकगीत गा रहे थे और मीरा नाव के अगले हिस्से में बैठकर ताली बजा रही थी और साथ गा रही थी। दोनों के चेहरे खिले हुए थे। पत्तों के बीच से धूप उन पर पड़ रही थी, जिससे एक बहुत ही सरल और मार्मिक दृश्य बन रहा था। जनता की राय बदलने लगी, गुस्से से जिज्ञासा में और जिज्ञासा से सहानुभूति में। उस रात अस्पताल के कमरे में वसुधा जी आईं, बिना शोर शराबे के, बिना ठंडक के।
वो शंकर के पास बैठ गईं, जो अभी अभी मौत के मुंह से लौटे थे। मैं आपसे माफी मांगती हूं। शंकर ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज भारी थी। ये आपकी गलती नहीं है। हम सब कभी ना कभी भटक जाते हैं। वसुधा जी ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो बिस्तर के किनारे सो रही थी। इतने सालों में पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को, जो विलासिता में पली बढ़ी थी, अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत पाया। अगर मैं अब और नहीं रोकूंगी, तो क्या तुम उसका हाथ जिंदगी भर थामने की हिम्मत करोगे? शंकर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने मीरा को देखा, फिर अपने पतले झुर्रियों वाले हाथ को देखा। उनकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एक पल की खामोशी के बाद वसुधा जी मुस्कुराईं। ये कोई सहज मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मां की मुस्कान थी जो संघर्ष करते करते थक चुकी थी और अंत में उसे अपने लिए जवाब मिल गया था। तो मैं अब नहीं रोकूंगी। धन्यवाद, शंकर ने धीरे से कहा। मुझे मौका देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए। खिड़की के बाहर चांद आसमान में लटका हुआ था। इस कहानी में पहली बार सब कुछ शांत लग रहा था। केवल मानवता बची थी। 3 हफ्ते बाद शंकर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। स्वास्थ्य अभी भी कमजोर था, लेकिन आंखों में चमक ज्यादा थी। हाथ कांपते थे, लेकिन फिर भी अस्पताल की सीढ़ियों से उतरते समय वो मीरा का हाथ कसकर पकड़ सकते थे। उन्हें लेने वाला कोई रिश्तेदार या पुराना दोस्त नहीं था, बल्कि वही लड़की थी जिसने समाज को हैरान कर दिया था और अब उनके जीवन का सबसे मजबूत सहारा थी। वे निजी कार से नहीं गए। मीरा ने एक छोटा रिक्शा किराए पर लिया। दोनों उस पर बैठे धीरे धीरे अपने शहर की सड़कों से गुजरे, जैसे वे एक मौसम से दूसरे मौसम में जा रहे हों। सड़क के किनारे के लोग उन्हें देखते रहे। कुछ ने झिझकते हुए नमस्ते किया, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन अब पहले जैसी हंसी या कानाफूसी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने उस लड़की को अस्पताल के कमरे में उनके माथे को पोंछते हुए एक बूढ़े गैर रिश्तेदार के लिए हर रात रोते हुए देखा था, तो कई लोगों ने कड़वे शब्द कहना छोड़ दिया था। मीडिया का रुख बदल गया। एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक लंबा लेख लिखा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती जब सच्चाई पूर्वाग्रह पर जीत जाती है। लेख को लाखों शेयर और समर्थन भरी टिप्पणियां मिलीं, खासकर जब फ्रांसीसी पर्यटक का वीडियो जिसमें शंकर लोक गीत गा रहे थे एक टीवी कार्यक्रम में प्रसारित हुआ तो उस बूढ़े मल्लाह की छवि अचानक इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक भले इंसान का प्रतीक बन गई। लेकिन जब बाहर का समाज सहानुभूति दिखाने लगा तो सिंह खानदान के अंदर की लहरें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उठ गईं। ताऊजी के घर पर एक पारिवारिक बैठक हुई। जो हमेशा से खानदान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, हम परिवार की इज्जत को इस तरह की बेतुकी बात से डूबने नहीं दे सकते। ताऊजी ने मेज पर हाथ मारा। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये सिंह खानदान की इज्जत का सवाल है। लेकिन उसकी मां मान गई है। अब बैठक की क्या जरूरत है? एक चाची ने झिझकते हुए कहा। वो एक क्षणिक फैसला था। वसुधा नरम पड़ रही है, लेकिन हम नहीं पड़ सकते। ताऊजी ने जोर दिया, हमें ठोस कार्रवाई करनी होगी। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो उस आदमी से शादी कर लेगी। एक 20 साल की लड़की एक 80 साल के बूढ़े से शादी करेगी। लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए नहीं कि वे सहमत थे, बल्कि डर के कारण। उस शाम मीरा शंकर को उनकी पुरानी झोपड़ी में वापस ले आई, लेकिन इस बार झोपड़ी पहले जैसी टूटी फूटी नहीं थी। उसने उनके अस्पताल में रहने के दौरान चुपचाप उसकी मरम्मत करवा दी थी। फूस की छत को टिन की छत से बदल दिया था, मिट्टी के फर्श पर पुराने डिजाइन की टाइलें लगवा दी थीं और कुछ देहाती पेंटिंग और पुरानी किताबें लटका दी थीं। तुम ये क्या कर रही हो? शंकर भावुक हो गए। इस जगह को सुंदर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से जीने की जरूरत है। मैं आपको हमेशा के लिए उस ठंडी हवा वाली झोंपड़ी में नहीं रहने दे सकती। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। उनकी आंखें नम थीं। मुझे सुंदर घर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम यहां चाहिए। मीरा धीरे से मुस्कुराई। तो ये घर आपको अपने पास रखने के लिए है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। अगली सुबह एक निमंत्रण पत्र सीधे शंकर और मीरा को मिला, जिस पर स्थानीय प्रशासन की मुहर थी।
विषय था एक असामान्य रिश्ते के बारे में शिकायत जो परिवार की प्रतिष्ठा और स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं पर गंभीर प्रभाव डाल रहा था। शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि सिंह खानदान की मुख्य शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े ताऊजी थे। मीरा ने कागज को कसकर पकड़ लिया, होंठ भींच लिए। वो जानती थी कि ये खानदान का सबसे सीधा हमला था। वे अब इज्जत या लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि इस प्रेम कहानी को रोकने के लिए कानून और सरकारी दबाव का इस्तेमाल करना चाहते थे। शंकर ने उसे देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। नहीं, मीरा ने बीच में ही कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। आप मुझे नीचे नहीं खींच रहे हैं। मैंने ये रास्ता खुद चुना है, और अगर वे मुझे सबके सामने विचार के लिए खड़ा करना चाहते हैं तो मैं वहां खड़ी रहूंगी, सिर उठाकर। शंकर ने उसका हाथ पकड़ा। जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ रही थी, जब तक वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, उनका दिल नहीं भटकेगा। उस रात वसुधा जी ने फोन किया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि चिंता थी। बेटी, ताऊजी ने शिकायत दर्ज करा दी है। मैं अब उन्हें नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी। अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो शायद वे रुक जाएं। नहीं माँ, मीरा ने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं खड़ी रहूंगी, खानदान के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस चीज की रक्षा के लिए जिसे मैं सही मानती हूँ। वसुधा जी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार फोन की स्क्रीन के पार उनकी दूर की नजरों में उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि अंत में उन्होंने अपनी जवानी की छवि देख ली हो, जब उन्होंने भी प्यार करने की, पूरी दुनिया के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। बस दुख की बात यह थी कि उन्होंने हार मान ली थी, लेकिन उनकी बेटी ने नहीं। उस सप्ताह के अंत में सिंह खानदान ने अपने कुल देवता के मंदिर में एक असामान्य बैठक आयोजित की, जो हमेशा केवल महत्वपूर्ण अवसरों जैसे श्राद्ध या खानदान के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उपयोग किया जाता था। प्राचीन लकड़ी के घर के बीच में एक लंबी मेज पर 10 से अधिक करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। हर किसी की अपनी नजर, अपनी सोच थी, लेकिन एक बात समान थी। सभी की नजरें उस युवा लड़की पर थीं जो अभी आने वाली थी। मीरा शंकर का हाथ थामे हुए आई। उसने एक साधारण हरे रंग की साड़ी पहनी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन एक शांत दृढ़ता झलक रही थी। शंकर उसके बगल में खड़े थे, धीरे लेकिन मजबूती से चल रहे थे। हालांकि वो कमरे में सबसे बूढ़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा तीखी नजरों का सामना भी वही कर रहे थे। ताऊजी ने पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज एक न्यायाधीश की तरह ठंडी थी। हमने आज आप दोनों को यहां एक बार और हमेशा के लिए बात करने के लिए बुलाया है। आप दोनों के बीच का रिश्ता नैतिकता की सीमाओं को पार कर चुका है। ये न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि समुदाय में हमारे परिवार की इज्जत को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। मीरा एक कदम आगे बढ़ी, सीधे देखते हुए। इज्जत सच्चाई को छिपाने से नहीं आती। इज्जत उसका सामना करने और अपने दिल के अनुसार जीने से आती है। तुम अभी छोटी हो, इसलिए समझ नहीं रही हो, एक चाची ने बीच में कहा। प्यार भावुक हो सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। पूरा गांव कानाफूसी कर रहा है। क्या तुमने सोचा है कि जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तो लोग उस बच्चे से कहेंगे कि उसका पिता उसके परदादा की उम्र का है? माहौल तनावपूर्ण हो गया। शंकर कुछ कहने वाले थे कि मीरा ने उन्हें हाथ से रोक दिया। उसने अपनी चाची को शांत नजरों से देखा। अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो पहली चीज जो मैं उसे सिखाऊंगी वो होगी एक इंसान से प्यार करना, न कि जनता की राय से डरना। मैं एक ऐसे बच्चे की मां बनना पसंद करूंगी जो दयालुता के साथ बड़ा हो, बजाय इसके कि मैं एक ऐसे अमीर परिवार में रहूं जहां सच्ची मोहब्बत की एक बूंद भी न हो। बस करो, ताऊजी ने मेज पर हाथ मारा। तुम किसकी ओर इशारा कर रही हो? मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रही, मीरा ने जवाब दिया। लेकिन अगर ये परिवार सच्ची खुशी से ज्यादा दिखावे को महत्व देता है तो शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। हर कोई कानाफूसी करने लगा। एक और मामा, जो शुरू से चुप थे, ने धीरे से खांस कर कहा,
शायद हमें सब कुछ फिर से देखना चाहिए। मीरा ने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने मौज मस्ती के लिए अपनी इज्जत नहीं बेची, किसी भी घोटाले में शामिल नहीं हुई। उसने बस प्यार किया है, एक भले इंसान से। तो हम उसे क्यों किनारे धकेलना चाहते हैं? तुम उसके पक्ष में हो? ताऊजी ने घूर कर देखा। मैं सही के पक्ष में हूं। ये मत भूलो कि शंकर जी ने ही सालों पहले मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई थी, जब हमारी नाव पलट गई थी। अगर वो नहीं होते तो हम गंगा में डूब गए होते। पूरा कमरा चुप हो गया। ताऊजी रुक गए। मीरा चौंक गई। क्या? उसने धीरे से पूछा। आपने मेरे मामा को बचाया था? शंकर ने बस धीरे से सिर हिलाया, धीरे धीरे कहा। उस समय दोनों बच्चे तैरते हुए दूर चले गए थे। तेज हवा से नाव पलट गई। मैं पास में ही नाव चला रहा था। मैं उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि किसी की जान बचाना एक कर्तव्य है। मामा ने सिर झुकाया। ये सच है कि उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे अभी भी याद है। बस मैं बहुत लंबे समय तक चुप रहा। ताऊजी अब स्पष्ट रूप से भ्रमित थे। वो कुर्सी पर बैठ गए और कुछ नहीं कहा। मीरा ने एक एक करके सबको देखा। मैं इजाजत नहीं मांग रही, मैं बस पूछना चाहती हूं कि सबको खुश करने के लिए एक जिंदगी जीने और अपने दिल की सच्चाई के साथ जीने के बीच आप क्या चुनेंगे? किसी ने जवाब नहीं दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर वसुधा जी, जो अब तक कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थीं, खड़ी हो गईं। वो अपनी बेटी के पास गईं, सीधे उसकी आंखों में देखा। तुमने सही चुना। पूरा कमरा जैसे फट पड़ा, तालियों से नहीं बल्कि सबसे भारी खामोशी से, क्योंकि उस पल से बैठक को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। एक मां जो कभी कठोर, नियंत्रक और रूढ़िवादी थी, ने खुले तौर पर अपनी बेटी का पक्ष लिया था। एक खानदान जो सोचता था कि वो सब कुछ थोप सकता है, एक युवा लड़की की हिम्मत के सामने चुपचाप सिर झुका चुका था। वापस जाते समय मीरा ने शंकर का हाथ कसकर पकड़ रखा था। खेतों से ठंडी हवा आ रही थी। उसने अपना सिर उनके कंधे पर रखा और धीरे से कहा, अब से मुझे डर नहीं लगता। कोई कुछ भी कहे, मैं आपके साथ इस रास्ते के अंत तक चलूंगी। शंकर ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि इतने सालों तक खामोशी में जीने के बाद ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि कोई उनकी रक्षा कर रहा है। सिंह खानदान के मंदिर में हुई उस ऐतिहासिक बैठक के बाद मीरा और उसके परिवार के बीच का माहौल शांत होने लगा। अब कोई उसे विदेश भेजने की बात नहीं करता था और न ही कोई रिश्तेदार दबाव बनाने के लिए फोन करता था। सब कुछ ऐसा था जैसे कई दिनों से चली आ रही गांठ खुल गई हो। मीडिया अभी भी कभी कभार उसके और शंकर के बारे में लिखता था, लेकिन लहजा पूरी तरह बदल गया था। अब सनसनीखेज या व्यंग्यात्मक नहीं, बल्कि पूर्वाग्रहों के खिलाफ एक प्रेम कहानी या लोगों के दिलों में बसने वाले एक मल्लाह के बारे में मानवीय लेख होते थे। मीरा आधिकारिक तौर पर शंकर के साथ रहने चली गई, पुरानी झोपड़ी में नहीं, बल्कि एक छोटे से घर में, जिसे उसने वाराणसी के पहाड़ी इलाके के बीच एक शांत निवास में बदल दिया था। उन्होंने कोई शादी समारोह नहीं किया, न ही शादी के कपड़ों में तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन मीरा के लिए हर दिन जागकर शंकर को किताबें पढ़ते, चने की दाल बनाते या टूटी हुई केतली की मरम्मत करते देखना एक शादी का दिन था। शंकर अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनका मनोबल बदल गया था। उन्होंने फिर से छोटी कविताएं, पढ़ाने के समय की कहानियां और वे यादें लिखना शुरू कर दिया था जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थीं। मीरा पढ़ती, उन्हें नोट करती और फिर चुपचाप बाबा की कहानी मीरा की जुबानी नाम से एक व्यक्तिगत ब्लॉग पर डाल देती। अप्रत्याशित रूप से वह ब्लॉग जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। हर रात हजारों लोग उसे पढ़ते और टिप्पणी करते। कुछ युवा लड़कियों ने लिखा, मैं सोचती थी कि मुझे एक अमीर आदमी से प्यार करना चाहिए, अब मैं बस एक ऐसे कोमल व्यक्ति से मिलने की उम्मीद करती हूं जैसे बाबा हैं। कुछ माताओं ने लिखा, मीरा जी की वजह से मैंने अपनी झूठी शादी को छोड़कर खुद के लिए जीने की हिम्मत की है। मीरा हर बार पढ़कर मुस्कुराती, प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि ये जानकर कि उनका प्यार फैल रहा है। एक पतझड़ की शाम,
जब सूखी हवा कटे हुए धान के खेतों से होकर बह रही थी, शंकर घर के बरामदे में कविता लिख रहे थे कि तभी मीरा दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। बाबा, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। शंकर ने उसे देखा। उनकी आंखें चमक उठीं। क्या हुआ? इतनी हाफ क्यों रही हो? वह उनके पास बैठ गई। कुछ देर हाँफने के बाद उसने कागज आगे बढ़ाया। मैं मां बनने वाली हूं, 2 महीने हो गए हैं। शंकर चुप हो गए। आश्चर्य के कारण नहीं, बल्कि उनके बूढ़े दिल में जैसे किसी ने एक गहरी याद को जगा दिया हो। उन्होंने कांपते हुए हाथ उसके पेट पर रखा। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो किसी पवित्र चीज को जगाने से डर रहे हों। क्या तुम सच में गर्भवती हो? मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। मैं झिझक रही थी, भ्रमित थी, लेकिन जब मैंने परिणाम देखा तो मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये बच्चा एक ऐसे प्यार का परिणाम है जिसका मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। शंकर काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर अचानक मुस्कुराए। एक ऐसी सौम्य, क्षमाशील मुस्कान जैसे नदी पर शाम की धूप। तो मैं इस उम्र में फिर से पिता बनने जा रहा हूं। मीरा ने अपना सिर उनके कंधे पर रखा। उसका हाथ उसके पेट पर था। बच्चा हर रात आपसे कहानियां सुनेगा। आप उसे हर कविता, हर सबक सिखाएंगे। मुझे बस डर है कि मैं उस दिन तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। आप इंतजार कर लेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो लोग दयालुता से जीते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देता है। बरामदे के बाहर धूप सुनहरी बूंदों की तरह गिर रही थी। लगभग 80 साल का आदमी जीवन में पहली बार पिता कहलाने वाला था। अपनी संतान से नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी से, जो एक युवा लड़की के भीतर हर दिन बढ़ रही थी, जिसने एक असंभव लगने वाले प्यार को बनाए रखने के लिए सभी बाधाओं को नजरअंदाज कर दिया था। और शायद इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी। मीरा के गर्भवती होने की खबर गांव में पतझड़ की हवा से भी तेजी से फैल गई, लेकिन इस बार पिछले तूफानों के विपरीत। माहौल अलग था। जनता में अब शोर नहीं था, कोई ताना नहीं था, कानाफूसी भी शांत हो गई थी। इसके बजाय जिज्ञासा और अजीब तरह से थोड़ी प्रशंसा थी। जिस महिला को कभी बागी और परंपरा तोड़ने वाली माना जाता था, वो अब शांति और प्यार से मां बनने की तैयारी कर रही थी। और जिस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाया जाता था, अब लोग घाट से गुजरते समय उसे सम्मान से बुलाते थे। शंकर बाबा, आज तबीयत कैसी है? दादा बनने की तैयारी हो रही है। शंकर बस हंसकर हाथ हिला देते। मैं किसी का दादा बनने की हिम्मत नहीं करता। मैं बस उम्मीद करता हूं कि मैं इतना होश में रहूं कि बच्चे को कुछ कविताएं सुना सकूं। मीरा ने अपनी दिनचर्या वैसी ही रखी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और फिर शंकर के साथ घाट पर बैठकर लोगों को आते जाते देखती। कभी कभी वो चुपके से उनकी मजेदार बातों को रिकॉर्ड कर लेती और अपने ब्लॉग बाबा की कहानी पर पोस्ट कर देती। वो छोटा सा ब्लॉग अब हजारों लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा था। यहां तक कि दिल्ली के एक प्रकाशक ने किताब छापने की इच्छा भी जताई थी। क्या आप किताब छपवाने के बारे में सोचते हैं? मीरा ने घर के पीछे उनके बाल काटते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि मेरे लिखे को कौन पढ़ेगा। वो हंस दिए। मैं तो बस तुम्हारे पढ़ने के लिए लिखता हूं, लेकिन लोगों को ये पढ़ने की जरूरत है ताकि वे विश्वास कर सकें कि इस दुनिया में अभी भी सुंदर चीजें मौजूद हैं। तो फिर कर लो, ताकि कल तुम अपने बच्चे को बता सको कि उसके पिता इस इलाके के सबसे अच्छे कहानीकार थे। वो मुस्कुराई और अपने पेट पर हाथ रखा, जो अब चौड़े कपड़ों के नीचे हल्का सा उभरने लगा था। जिंदगी एक तूफान के बाद के सपने की तरह शांति से बीत रही थी, जब तक कि एक सर्दियों की सुबह शंकर जागे और उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। शुरू में ये हल्का था, लेकिन दोपहर तक ये उनके बाएं हाथ में फैल गया। साथ में सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मीरा तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, उनकी दिल की बीमारी फिर से उभर आई है। कोरोनरी धमनी लगभग 80% तक संकुचित हो गई है। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो गंभीर जटिलताओं का खतरा है। वो चुप हो गई, होंठ भींच लिए। अस्पताल में भर्ती होने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अगले कुछ दिनों तक वो दिन रात अस्पताल में रही।
एक डायरी में हर घंटे उनके दिल की धड़कन को नोट करती। हर बार जब मशीन से असामान्य बीप की आवाज आती तो उसका दिल जैसे सिकुड़ जाता। बाबा, आपको जीना होगा, आपको अभी जाने की इजाजत नहीं है, हमारा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, आपको उसे गोद में लेना है, उसे कविताएं सुनानी है, उसे नदी को देखना सिखाना है। एक इंसान को सच्चे दिल से प्यार करना सिखाना है। एक हफ्ते बाद शंकर की बीमारी की खबर ब्लॉग पर फैल गई। सैकड़ों टिप्पणियां, दर्जनों फोन कॉल और हर जगह से सहानुभूति और प्रोत्साहन के संदेश आने लगे। एक अप्रत्याशित घटना घटी। बड़े ताऊ जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था, मिलने आए। वो अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़े रहे। बिस्तर पर लेटे उस दुबले पतले आदमी को देखा और फिर मीरा की ओर मुड़े। मैं गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाया कि जो लोग लंबे समय तक जीते हैं वे इसलिए नहीं जीते कि वे मजबूत होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका दिल हल्का होता है। उन्होंने मेज पर एक डिब्बा रखा जिसमें बेहतरीन कमल की चाय थी, जो खानदान का एक पुराना उपहार था, और बिना कुछ और कहे चले गए। लेकिन मीरा जानती थी कि माफी उनकी आंखों में थी। उस रात शंकर एक लंबी नींद के बाद अचानक जागे। वो बिस्तर के किनारे सो रही थी कि तभी उसने उन्हें फुसफुसाते हुए सुना, मीरा। मैं यहीं हूं बाबा, मैं यहीं हूं। मुझसे एक वादा करो, कुछ भी, आप बस कहिए। भले ही मैं पहले चला जाऊं, तुम हार नहीं मानोगी। तुम्हें खुश रहना होगा, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, उन चीजों के लिए जिन्हें तुमने बहादुरी से बचाया है। मीरा रो पड़ी। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको यहीं रहना होगा, मेरे बच्चे को जन्म लेते हुए देखने के लिए, उसे बड़ा होते हुए देखने के लिए, उसे आपको नाना कहते हुए सुनने के लिए। शंकर धीरे से मुस्कुराए। अगर मैं जिंदा रहा तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा होगी। खिड़की के बाहर मौसम की पहली बर्फ चुपचाप छत पर गिर रही थी, जो उत्तरी भारत में बहुत दुर्लभ थी, जैसे एक नए मौसम के बदलाव का संकेत हो। कमरे में एक प्यार अभी भी जिंदा था, अभी भी संघर्ष कर रहा था और अभी भी विश्वास कर रहा था कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, अगर दिल प्यार करना जानता है तो हर दिन एक नई शुरुआत है। मार्च का महीना आया। वाराणसी का मौसम सर्दियों की कड़ाके की ठंड के बाद नर्म हो गया। घर के बरामदे के पीछे नई कोंपलें फूटने लगीं और घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर जंगली फूल खिलने लगे। जहां शंकर और मीरा घंटों बैठकर पानी को बहते हुए देखते और पहाड़ों से आती हवा को सुनते थे, लेकिन अब शंकर वहां नहीं जा सकते थे। वो अस्पताल के कमरे में चुपचाप लेटे रहते, दुबले हो गए थे। लेकिन जब वो हर सुबह मीरा को एक खिली हुई मुस्कान के साथ अंदर आते देखते तो उनकी आंखें चमक उठती थीं। उसका पेट अब काफी बड़ा हो गया था। हर कदम पर उसे सहारे की जरूरत पड़ती थी। सांस फूलती थी, लेकिन उसने कभी एक शब्द भी शिकायत नहीं की। हर बार जब डॉक्टर पूछते, थक तो नहीं गई बेटी, वो बस सिर हिला देती और शंकर की ओर मुड़ जाती। जब तक आप यहां हैं, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होगी। उनका स्वास्थ्य स्थिर हो गया था, न तो खराब हो रहा था और न ही कोई सुधार था। वो बूढ़ा, कमजोर दिल जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा था, ताकि शांति से आंखें बंद कर सके। एक दोपहर जब वसुधा जी अपनी बेटी से मिलने अस्पताल आईं, तो मीरा ने अपनी जेब से एक छोटा हाथी दांत के रंग का डिब्बा निकाला और धीरे से अपनी मां के हाथ में रख दिया। मां, जरा ये देखिए। अंदर चांदी की 2 अंगूठियां थीं, जिन पर मीरा और शंकर खुदा हुआ था। अंगूठियों में कोई पत्थर नहीं था, कोई शानदार मखमल का डिब्बा नहीं था, बस सादी पॉलिश की हुई चांदी थी। लेकिन जब वसुधा जी ने उन्हें उठाया तो उनके हाथ हल्के से कांप उठे। तुम क्या करने जा रही हो? मैं यहीं अस्पताल में एक छोटा सा समारोह करना चाहती हूं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें दृढ़ थीं। कोई कानूनी औपचारिकता नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, बस उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैं उनके जीवन का आधा हिस्सा बन गई हूं, बस इतना ही काफी है। वसुधा जी चुप हो गईं। काफी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। मैं मदद करूंगी। 3 दिन बाद जिला अस्पताल के तीसरे तल के कमरे को साफ सुथरा किया गया।
कमरे के बीच में एक छोटी सी चाय की मेज रखी गई। गांव के तालाब से लाए गए कमल के फूलों के कुछ गुलदस्ते रखे गए। उस दिन ड्यूटी पर मौजूद नर्स और डॉक्टर भी कोने में खड़े हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक प्रशंसनीय मुस्कान थी। शंकर को सफेद शर्ट पहनाई गई और मीरा का दिया हुआ ऊनी शॉल उनके गले में लपेटा गया। मीरा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। उसका पेट उभरा हुआ था, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। वसुधा जी मीरा को शंकर के पास ले गईं। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शंकर के हाथ पर रखा और धीरे से कहा, ये मेरी बेटी है, आज मैं इसे आपको सौंपती हूं। कोई भी अपने आंसू नहीं रोक सका। एक बूढ़े डॉक्टर, जो मेडिकल में आने से पहले स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे, को प्रतीकात्मक रूप से विवाह कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी खोली और पढ़ा, विवाह दो पूर्ण लोगों के बीच एक पूर्ण बंधन नहीं है, बल्कि समय, उम्र और परिस्थितियों के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार करने, साथ देने और प्यार करने का नाम है। मीरा ने अंगूठी ली और धीरे से शंकर की पतली उंगली में पहना दी। अब से मैं आपकी हूं, बिना किसी पहचान के, बिना किसी कागज के, लेकिन हमेशा के लिए। शंकर ने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया और बची हुई अंगूठी मीरा की उंगली में पहना दी। उनकी आंखें लाल थीं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय एक दिल और एक जीवन के, जिसने बहुत दर्द सहा है। फिर भी तुमने मुझे स्वीकार किया, मैं आभारी हूं। पूरा कमरा भावनाओं से भर गया। युवा नर्स ने आंसू पोंछे। डॉक्टर चुपचाप मुड़ गए, लेकिन हर कोई जानता था कि वो पल किसी भी भव्य शादी से ज्यादा खूबसूरत था। उस रात शंकर हर रात से ज्यादा शांति से सोए। मीरा खिड़की के पास बैठी अपने पेट को सहला रही थी और धीरे धीरे एक लोरी गुनगुना रही थी। बेटा, आज तुम्हारे पापा और मां की शादी हो गई। कोई बारात नहीं, कोई शादी का संगीत नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम महसूस कर सकते हो कि यह एक सच्चा परिवार है। बाहर चांद पूरी तरह से चमक रहा था। उसकी रोशनी खिड़की से होकर शंकर के सोते हुए चेहरे पर पड़ रही थी। उनके होठों पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। उन्हें वो मिल गया था जिसकी उन्होंने कामना की थी। जीवन के अंत में एक साथी, एक वादा जो मुंह से नहीं बल्कि पूरे दिल से किया गया था। और वो जानते थे कि अगर कल वो नहीं जागे तो भी उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। अस्पताल में उस छोटे से विवाह समारोह के 2 दिन बाद मौसम अचानक ठंडा हो गया। पहाड़ों से आने वाली हवा के झोंकों से शंकर के कमरे की खिड़की के शीशे हल्के से कांप रहे थे। कमरे में माहौल हमेशा की तरह शांत था। केवल दिल की धड़कन की निगरानी करने वाली मशीन की नियमित आवाज गूंज रही थी, जैसे जीवन की फुसफुसाहट हो। मीरा सुबह जल्दी उठ गई, उनके पास बैठी और अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक छोटा सा ऊनी स्वेटर बुनती रही। हर बार जब सुई उलझती तो वो सिर उठाकर शंकर को देखती, जो बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन उनका चेहरा हर दिन से ज्यादा चमकदार था। आज आपने ज्यादा खाया क्या? उसने फुसफुसाया। मैंने लौकी की सब्जी बनाई है, जैसी आप गर्मियों में खाते थे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके होंठ हल्के से मुस्कुराए, जैसे नींद में सिर हिलाया हो। दोपहर में वसुधा जी अस्पताल आईं, साथ में दलिया लेकर। वो मीरा के साथ बैठीं और उसकी पीठ की मालिश करने में मदद की, क्योंकि गर्भ भारी हो गया था। माँ बेटी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा कोमल थीं। तुम्हारे दिन करीब आ रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मीरा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, अगर एक दिन बाबा चले गए तो मुझे अकेला मत छोड़ना। वसुधा जी ने धीरे से अपनी बेटी का हाथ दबाया और फिर शंकर की ओर देखा। उस महिला की आंखों में, जो कभी सिंह खानदान में सबसे कठोर थी, अब केवल स्वीकृति और सच्चा प्यार था। उस रात मीरा शंकर के बिस्तर के पास सो गई। उसका सिर उनके हाथ पर टिका हुआ था, जैसे कोई बच्चा हो। लगभग 3 बजे सुबह दिल की धड़कन की मशीन अचानक एक लंबी घंटी बजाने लगी, जो हर दिन की नियमित आवाज से बिल्कुल अलग थी।
नर्स तुरंत अंदर भागी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने आपातकालीन टीम को बुलाया। मीरा जाग गई, घबराकर उठ बैठी। बाबा, बाबा मत जाओ, मैंने अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है कि आप उसे गोद में ले सकें। आपने मुझसे वादा किया था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 15 मिनट बाद वे बस सिर हिला सके। शंकर का दिल धड़कना बंद कर चुका था। कमरे में मीरा बिस्तर के पास गिर पड़ी, उनके ठंडे होते हाथ को पकड़ लिया। वो जोर से नहीं रोई, नहीं चिल्लाई, बस ऐसे रोई जैसे आंसू उसके दिल में वापस बह रहे हों। बाबा, कल ही तो आप मुस्कुराए थे, कहा था कि आप अपने पोते को कविताएं सुनाएंगे। क्या आप सच में चले गए? उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसके अंदर का बच्चा हल्के से हिला। उसने शंकर का हाथ पकड़कर वहां रखा। पापा, मैं यहां हूं, मैं आपके वादे को पूरा करूंगी। मैं बड़ी हो जाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरे पिता एक महान व्यक्ति थे। शंकर का अंतिम संस्कार सादा लेकिन गरिमापूर्ण था। कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई ढोल नगाड़े नहीं, बस वाराणसी के लोगों द्वारा गाए गए लोकगीतों की आवाज थी जो उन्हें विदा कर रही थी। मीरा ने सफेद शोक वस्त्र नहीं पहने, उसने वही साड़ी पहनी थी जो शंकर ने उसके लिए शादी के दिन चुनी थी। वो वहां खड़ी थी, उसका गर्भवती पेट लोगों की भीड़ में साफ दिख रहा था। आंखों में एक भी आंसू नहीं था। बस एक अगरबत्ती जलाकर एक प्रार्थना की। आपका धन्यवाद बाबा, मुझे ये सिखाने के लिए कि प्यार क्या होता है, जीना क्या होता है और एक वादे हो कैसे निभाया जाता है। दफनाने के समय वसुधा जी आईं और ताबूत पर एक पुरानी डायरी रखी। ये वही बाबा की कहानी मीरा की जुबानी थी, जिसे मीरा ने उनके अस्पताल में रहने के दौरान किताब के रूप में छपवाया था। ये नाम इसने लिखा है, लेकिन इसमें हर वाक्य आपका है। एक हफ्ते बाद बाबा की कहानी ब्लॉग पर आखिरी पोस्ट प्रकाशित हुई। आज हमारे प्रिय व्यक्ति चले गए। वो बहुत शांति से गए, जैसे वो पतझड़ में नाव चलाते थे। लेकिन दुखी मत होना, क्योंकि वो खोए नहीं हैं। वो बस एक और घाट की ओर चले गए हैं, जहां वो फिर से इंतजार करेंगे, फिर से कहानियां सुनाएंगे। और शायद वहां वो एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, एक बच्चा जो उन्हें पापा कहेगा। ये पोस्ट हर जगह साझा की गई। हजारों युवाओं को बहादुरी, पूर्वाग्रहों को पार करने वाले प्यार और एक खामोश मल्लाह के बारे में प्रेरित किया, जिसने बिना किसी पछतावे के एक जिंदगी जी। शंकर के गुजरने के 2 महीने बाद वाराणसी की धरती पर गर्मी ने दस्तक दे दी थी। घाटों के किनारे पानी गहरा नीला हो गया था। खेतों में नई फसल लहलहा रही थी और हर सुबह झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी थी। जिंदगी अपनी पुरानी लय में लौटती दिख रही थी। लेकिन मीरा के लिए सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। नदी किनारे का छोटा सा घर, जहां वो कभी शंकर के साथ रहती थी, अब एक नए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार था। घर की हर चीज को उसने वैसे ही रखा था। टूटा हुआ चाय का कप, फीका ऊनी शॉल और वो दिया भी, जिसे शंकर खिड़की के पास रखना पसंद करते थे। मीरा ने कभी शंकर की लिखने की मेज को नहीं छुआ। वहां अभी भी उनके अधूरे लिखे पन्ने पड़े थे, जिनका आखिरी वाक्य अधूरा था। अगर किसी दिन तुम दूर चली जाओ तो इस घाट पर वापस आना याद रखना, जहां मैंने तुम्हें कभी। वो अपने पेट पर हाथ रखती, जो अब भारी हो गया था। तुम जल्द ही अपने पापा से मिलने वाले हो, जानते हो, लेकिन पापा तुम्हें गोद में नहीं ले पाएंगे, तुम्हें कविताएं नहीं सुना पाएंगे। मां उनकी जगह सब कुछ करेगी। 12 जून को एक धूप वाले और शांत दिन मीरा को प्रसव के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वसुधा जी हमेशा उसके पास रहीं, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा। अब कोई झगड़ा नहीं था, कोई दबाव नहीं था। जिस मां ने कभी अपनी बेटी को एक ढर्रे पर जीने के लिए मजबूर किया था, अब वही उसके पास सबसे ज्यादा कोमलता से खड़ी थी। प्रसव आसान नहीं था, मीरा कमजोर थी और खून भी काफी बह गया था, लेकिन अपनी पूरी ताकत से उसने एक मोटे ताजे, गोरे गुलाबी और घने काले बालों वाले लड़के को जन्म दिया। उसने उसका नाम आरव रखा, जिसका अर्थ था शांतिपूर्ण, क्योंकि तुम एक ऐसे प्यार से आए हो जिसे कभी गलत माना गया था, लेकिन वो किसी भी चीज से ज्यादा शुद्ध और मजबूत था। उसने अपने बेटे के कान में फुसफुसाया,
मुझे तुमसे महान काम नहीं करवाने, मैं बस चाहती हूं कि तुम अपने पिता की तरह एक दयालु इंसान बनो। वसुधा जी पास खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया। जीवन में पहली बार एक ऐसा वाक्य कहा जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि वो कहेंगी। तुम्हारे नाना अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी चोट के डर के पूरे दिल से प्यार करने की हिम्मत की। जन्म के बाद मीरा अपने बेटे को लेकर घाट के किनारे वाले छोटे से घर में लौट आई। गांव के लोग मिलने आए। कोई बांस की कोंपलें लाया, कोई अंडे, कोई शंकर के बेटे के लिए तोहफे। ये इस इलाके के सबसे खूबसूरत प्यार का फल है। एक बूढ़ी महिला ने कहा, हर किसी को जन्म के समय इतना प्यार नहीं मिलता। मीरा अपनी खुशी नहीं छिपा सकी। हर शाम वो आरव को लेकर घाट पर जाती। उसी पुरानी बांस के कुर्सी पर बैठती जहां शंकर बैठते थे और उसे अपनी जिंदगी के सबसे खास आदमी के बारे में कहानियां सुनाती। वो एक मल्लाह थे, लेकिन उन्होंने मां को जिंदगी के तूफानों से पार कराया। वो अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने मां को सिखाया कि सच्ची अमीरी तब होती है जब दिल में प्यार की कमी ना हो। बच्चा उसकी गोद में शांति से सोता, जैसे वो उस गर्मी को महसूस कर रहा हो जो अब वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे घेरे हुए थी। बाबा की कहानी मीरा की जुबानी किताब आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हुई, जिसमें एक अंतिम अध्याय था जो शंकर के अंतिम संस्कार के ठीक बाद एक विदाई के रूप में लिखा गया था। किताब एक घटना बन गई, सुंदर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि लोगों ने हर पन्ने में एक सरल, ईमानदार जीवन, एक ऐसा आदमी देखा जिसके पास कोई शोहरत नहीं थी, लेकिन उसने दुनिया को एक विशाल भावना दी। हजारों प्रतियां बिकीं, लेकिन मीरा के लिए सबसे गर्व की बात यह थी कि जब वो लेखक के नाम मीरा के नीचे हस्ताक्षर करती तो हमेशा एक छोटी सी पंक्ति जोड़ती, मेरे प्रिय व्यक्ति शंकर। 80 घाट के मल्लाह की यादों पर आधारित। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर वो अपने बेटे को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाती। आरव जब बड़ा हुआ और चलने लगा तो वो हमेशा सबसे पहले नदी के किनारे भागता और फिर बैठकर अपनी मां से कहानियां सुनता, जैसे कि शंकर की आत्मा अभी भी वहीं हो, अभी भी कहानियां सुना रही हो, अभी भी सूर्यास्त के नीचे नाव चला रही हो। और मीरा जानती थी कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, शंकर ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। शंकर के इस दुनिया से जाने के 5 साल बाद वाराणसी का पानी अभी भी हरा भरा था। हर सुबह चप्पू की धीमी आवाज अभी भी साफ सुनाई देती थी, लेकिन मीरा के लिए ये जगह अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान थी जहां हर दिन एक छोटे लड़के आरव की मुस्कान और आंखों के माध्यम से यादें जिंदा हो जाती थीं। वो लड़का अब साफ बोलने लगा था, नदी के किनारे के हर पहाड़ का नाम जानता था और विशेष रूप से उसे कविताएं बहुत पसंद थीं। मां, आज मैंने बाबा की लिखी कविता पढ़ ली। कौन सी? जो पुराने घाट से गुजरे और याद ना करे, वो जो बारिश की शाम में चुपचाप बैठा था। ये कविता मीरा ने आरव के जन्म के साल में लिखी थी और अब उसका बेटा उसे अपनी मासूम लेकिन उत्साही आवाज में पढ़ रहा था। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, भावना से उसका गला भर आया। इस बच्चे में उस आदमी की आत्मा का एक हिस्सा था जिसने उसे जिंदगी के तूफानों से पार कराया था। बाबा की कहानी ब्लॉग अब नियमित रूप से अपडेट नहीं होता था, लेकिन हर महीने मीरा एक वादा निभाने के तरीके के रूप में एक लेख लिखती थी। वो अब एक भोली युवा लड़की नहीं, बल्कि एक मजबूत अकेली मां थी जिसे समुदाय प्यार करता था। उसने अमीर जीवन में वापस जाने का विकल्प नहीं चुना और न ही पेशेवर लेखन का रास्ता अपनाया। इसके बजाय उसने पहाड़ी इलाके के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला, जहां कभी अनगिनत पीढ़ियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, जैसा कि शंकर ने बताया था। छोटा सा स्कूल घाट के पास था, फूस की छत थी और उस पर वे कविताएं लटकी हुई थीं जो शंकर को पसंद थीं। हर शाम स्कूल के बाद वो अपने बेटे के साथ नदी के किनारे बैठकर उस नाना के बारे में कहानियां सुनाती जिससे वो कभी नहीं मिल पाया था। मां, मैं सच में पूछ रहा हूं। हाँ, पूछो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति से प्यार कर सकता हूं?
जब तक तुम्हें उस व्यक्ति के साथ शांति महसूस होती है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मीरा का जवाब अब पहले जैसा विद्रोही नहीं था, बल्कि ये एक लंबे, दर्दनाक, प्यार भरे और क्षमाशील सफर के बाद का निष्कर्ष था। एक पतझड़ की शाम कुछ विदेशी पर्यटक वाराणसी आए। उनमें स्वीडन की एक शिक्षिका भी थीं, जिन्होंने बाबा की कहानी का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था और लेखक से मिलने की इच्छा जताई थी। जब वो मीरा और आरव से मिली तो उन्होंने दोनों का हाथ कसकर पकड़ लिया और टूटी फूटी हिंदी में कहा, मैं सारे शब्द नहीं समझी, लेकिन मैं लिखने वाले का दिल समझ गई। दुनिया को ये सिखाने के लिए धन्यवाद कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मीरा बस मुस्कुराई, बिना किसी बनावट के, लेकिन उसके लिए ये सब के बाद सबसे बड़ा इनाम था। जब आरव 5 साल का हुआ, शंकर की पुण्यतिथि पर मीरा उसे हर साल की तरह नदी के किनारे ले गई, लेकिन इस बार उसने कुछ खास तैयार किया था। एक छोटी लकड़ी की नाव, शंकर की नाव की एक प्रतिकृति, अब स्कूल के पास जमीन पर स्थायी रूप से रखी गई थी। उसने नाव का नाम दूर की नाव रखा, एक श्रद्धांजलि और एक प्रतीक के रूप में। नाव के अंदर उसने एक मोटी डायरी रखी। कोई भी आकर उसमें प्यार, जीवन और अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में एक पंक्ति लिख सकता था। उस डायरी में पहला वाक्य मीरा ने लिखा था, धन्यवाद उस मल्लाह को जिसने मुझे पूरी जिंदगी पार कराई। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, नदी से हल्की हवा चल रही थी। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, अगर मैं भी बाबा की तरह कहानियां लिखूं तो क्या आप पढ़ेंगी? मीरा ने झुककर उसके माथे को चूमा। मैं पहली पढ़ने वाली होंगी और घाट पर तुम्हारा इंतजार करने वाली भी, जैसे बाबा ने मेरा इंतजार किया था। उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। उसकी आंखें दूर देख रही थीं, जहां पानी और सूर्यास्त एक रेशमी पट्टी की तरह मिल रहे थे। चाहे समय कितना भी बीत जाए, चाहे पुराने लोग चले गए हों, लेकिन वो प्यार, वो घाट हमेशा हर कहानी में, हर उस छोटी सी दिल की धड़कन में जिंदा रहेगा, जो साहस और समय से परे एक प्यार से बड़ी हुई थी। जिंदगी अनपेक्षित मोड़ों से भरी है। कुछ रास्ते ऐसे लगते हैं जैसे हम भटक गए हों, लेकिन वे हमें वहीं ले जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। मीरा और शंकर की कहानी इसका एक जीवंत प्रमाण है कि अगर प्यार सच्चा और साहसी हो तो वो उम्र, परिस्थितियों या समाज की नजरों की परवाह किए बिना सभी बाधाओं और पूर्वाग्रहों को पार कर सकता है। मीरा 20 साल की लड़की जो विलासिता में पैदा हुई थी, एक फूलों से भरा रास्ता चुन सकती थी, लेकिन उसने वाराणसी नदी के किनारे एक पथरीले रास्ते पर चलना चुना, एक लगभग 80 साल के आदमी के साथ, जिसके हाथ कांपते थे, दिल कमजोर था, लेकिन जिसमें अभी भी प्यार करने, महसूस करने और दया करने की क्षमता थी। शंकर, बूढ़े शिक्षक, पहाड़ों के बीच छिपे मल्लाह, जिनके पास कोई शोहरत, कोई संपत्ति, कोई भविष्य नहीं था, लेकिन उनके पास एक इतना गहरा प्यार था कि उसने एक इंसान की किस्मत बदल दी और एक गांव की कठोर नजरों को नरम कर दिया। ये कहानी सुनने वालों को केवल उम्र के अंतर के कारण नहीं, बल्कि हर चुनाव में सच्चाई के कारण भावुक करती है। मीरा ने प्यार करने की, उस प्यार की रक्षा करने की और उसके साथ अंत तक जीने की हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि अंत में आंसू और नुकसान हो सकता है, लेकिन उसने कभी पछतावा नहीं किया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि प्यार के लिए दया और ईमानदारी के अलावा कोई मानक नहीं होता। प्यार प्रशंसा या समर्थन पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई के साथ जीने के लिए होता है। खुशी भौतिक संपत्ति, जवानी या बाहरी रूप में नहीं, बल्कि समझे जाने, सुने जाने और खुद होने की आजादी में होती है। जब हम सच्चाई से जीना सीखते हैं, एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी दुनिया का सामना करने की हिम्मत करते हैं, तो भले ही हम उस व्यक्ति को खो दें, हम खुद को कभी नहीं खोते। और सबसे बढ़कर प्यार कभी नहीं मरता, ये बस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक बूढ़े आदमी से एक छोटे बच्चे में स्थानांतरित हो जाता है, जैसे आरव अपने उस पिता की कहानियों में बड़ा हुआ जिससे वो कभी नहीं मिल पाया था। अगर आप किसी ऐसी चीज से प्यार कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया गलत कहती है,
तो खुद से पूछने की कोशिश करें कि क्या आपका दिल शांत है। अगर जवाब हां है तो शायद आप किसी और से ज्यादा सही हैं। मीरा सही थी, शंकर भी, और हम इस कहानी को सुनने वाले शायद हमें भी असंभव लगने वाली चीजों पर विश्वास करना सीखना चाहिए, ताकि ये जान सकें कि कुछ प्यार के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। बस उसका कभी आना और किसी के दिल में रह जाना ही काफी है। दोस्तों, आप सब कहां से हैं और आपका नाम क्या है? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना न भूलें।